हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। माय नेम इज़ प्रतीक नायक और मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है अनअकैडमी। और मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका फ्रेंड जो आपको इस यूपीएससी की जर्नी को सरल बनाने के लिए आया हुआ है। और मैं और मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथीगण, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो एजुकेटर फ्रेंड्स हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे आपकी ये जर्नी के अंदर। तो आप में से जो भी नए विद्यार्थी हैं जिनको मेरे बारे में थोड़ा बहुत परिचय नहीं है, थोड़ा बहुत परिचय दे देता हूँ। मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स अभी कंप्लीट होंगे। एंड आई बीन टीचिंग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के अंदर मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, साथों साथ आपकी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर भी। तो मैं आपका स्वागत करूंगा। आज हम लोग मिल रहे हैं फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज रिगार्डिंग दी पॉइंट ऑफ दी CSE प्रीलिम्स की 2022 की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का एनालिसिस। करीबन 16 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। 16 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। और आज मेरा इंटेंशन ये है कि इसका एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग करेंगे। हम लोग ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, और क्वेश्चंस के साथ साथ अब तो ये भी देखना है कि ऑप्शंस को कैसे हम लोग टैकल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो सवाल आ रहे हैं उसमें ऑप्शंस का भी अपना इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। इनफैक्ट अभी इस साल की जो एनालिसिस है उसमें तो ये देखने को मिल रहा है कि ऑप्शंस इतने टफ हो गए हैं कि ऑप्शन से क्वेश्चंस को इनफैक्ट है ना पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये बहुत ही थोड़ी ट्विस्टेड मैटर हो गई है, बट मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनफैक्ट है ना कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको मिलेगी। अगर यूपीएससी की प्रीलिम्स आपकी क्लियर हुई है, अभी रिजल्ट ही आया है 2 दिन पहले, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। उसमें अनअकैडमी के मेंटर्स के द्वारा आपको लाइव मेंटरिंग मिलेगी। दिस इंक्लूड्स मी एज वेल एंड माय अदर एजुकेटर्स एज वेल। आपको आंसर राइटिंग से लेके सब कुछ आपको हेल्प मिल पाएगी। एंड ये प्रोग्राम बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। इसके लिए आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हो। इस बार वी हैव गॉट 170 टॉपर्स एज वेल इन द 2021 एग्जामिनेशन एज वेल। तो काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इनफैक्ट अभी वी हैव गॉट सम मल्टीपल ऑफर्स एज वेल इन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां आपको लाइव मेंटरिंग मिलेगी, 24/7 डाउट्स मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग मिलेगा और काफ़ी फ़ायदा आपको मिल सकता है। बाकी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर अवर मेंस एग्जामिनेशन, जहां आपको ऑप्शनल की और मेंस की GS की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स देनी है, और इस साल भी दी होगी और अपने अगले साल भी दिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस आए। ऐसे ही क्वेश्चंस का आपको लाइव प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन अपीयर फॉर अवर कॉम्बैट एग्जामिनेशन। कॉम्बैट एवरी संडे होता है, मतलब आप देखोगे तो इस संडे को होगा अभी 26 तारीख को। एंड इसमें 56 या 50 क्वेश्चंस होंगे 60 मिनट्स के अंदर। दिस इंक्लूड द क्वेश्चन सेट बाय मी एज वेल, है ना। तो यूपीएससी पैटर्न के ऊपर ही हमने ये, और इसमें लाइव होता है। इसमें आप जो कॉम्बैट की टेस्ट होगी उसमें लाइव रैंकिंग आपको मिलेगा। और फ़ायदा ये है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, मैकबुक जैसी गिफ्ट्स भी आपको अवेलेबल मिलेगी। तो आप इसको ज़रूर से अटेंड करिएगा। इनफैक्ट इससे प्रैक्टिस भी होगी, गिफ्ट भी मिल जाएगी, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन के लिए। बाकी यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस कोड PN Live। यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। आप प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइदर ऑफ दी वन। इनफैक्ट आप ऑप्शनल का चाहते हो तो ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इसमें भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड। मेरा ऑप्शनल का कोर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च हो रहा है। 27 जून से आई एम स्टार्टिंग विथ माई ऑप्शनल कोर्स एज वेल। इनफैक्ट ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको 0% EMI भी मिल जाएगी। तो माई ऑप्शनल कोर्स आर लॉन्चिंग फ्रॉम 27 जून। वी हैव गॉट अदर टीचर्स हु आर ऑल्सो लॉन्चिंग देयर ऑप्शनल कोर्स। आप इनके क्लासेस को भी ज़रूर से अटेंड करिए। इनफैक्ट बैचेस के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैचेस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है पूरी GS की प्रिपरेशन के लिए सर। खैर, तो चलते हैं आगे और हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। यूपीएससी CSE 2022 में क्या रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। अब यूपीएससी CSE 2022 ये विषय को आज चर्चा के लिए मैं लेके आया हूँ। इंटेंशन मेरा ये है कि मैं आपके साथ संवाद करूँ, है ना। तो इसमें मैं बीच बीच में क्वेश्चंस लाता रहूँगा। आई कीप ऑन ब्रिंगिंग द क्वेश्चंस इन बिटवीन, बट माई मेन इंटेंशन इज़ टू डिस्कस विथ यू गाइस कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इस बार। ओके, तो 2022 के क्वेश्चन पेपर की थोड़ी बहुत झलक देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पूछा गया था और इसको कैसे एनालिसिस किया जा सकता है।
तो ये पूरा ट्रेंड है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो 2015 से लेके 2022 तक, मतलब ऑलमोस्ट 7 साल का ट्रेंड मैंने यहाँ पे कवर किया है। एंड ये ट्रेंड में ऑन एन एवरेज अगर आप समझने की कोशिश करिए तो 2015 से लेके 2022 तक ऑन एन एवरेज 16 टू 17 क्वेश्चंस या 15 टू 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे 2020-21 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से, एंशिएंट मिडीवल इंडिया से काफ़ी बढ़ गए थे सर, है ना, करीबन 20 प्रश्न आए थे सर। इस बार इन्होंने 16 क्वेश्चंस पूछे हैं। दिस ईयर दे हैड आस्क्ड 16 क्वेश्चंस ओनली, बट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड इफ यू विल सी द टफनेस ऑफ द क्वेश्चंस वाज वेरी हार्ड टू क्रैक। ओके, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि इस बार की यूपीएससी की प्रीलिम्स, इनफैक्ट आपने देखा होगा रिजल्ट जिस तरह से आया है वो भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, और मेरिट लेट्स सी कि क्या जाता है, पर पिछले साल के आजू बाजू की रेंज में ही होगा, 87-90 की रेंज में, क्योंकि क्वेश्चंस तो टफ थे इस बार। ओके, और जिस तरह से अभी पैटर्न देखने को मिल रहा है यूपीएससी का, उसे देख के तो यही लग रहा है कि ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ये 2022 बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही अलग प्रकार से पूछे भी गए थे, है ना। तो दिस इज़ द ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस। टोटल 16 प्रश्नों में से एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर से 6 प्रश्न आए थे। 6 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। ओके, एंड ये सब के सब अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के थे, इसमें कोई इजी क्वेश्चन नहीं था सर, है ना। मिडीवल इंडिया से भी 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहले मिडीवल पूछता ही नहीं था, आजकल मिडीवल इंडिया पूछ रहा है, आर्ट एंड कल्चर सेंट्रिक पूछ रहा है, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछ रहा है। मंगोल इन्वेजन पिछले साल पूछा था, इस साल भी पूछ दिया। आर्ट एंड कल्चर के अंदर से भी 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ट्रेडिशनल एरिया से नहीं आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से। आप देखोगे तो कॉइन्स के ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंडियन क्या कह सकते हैं कि विथ रेफरेंस टू दी भक्ति मूवमेंट या विथ रेफरेंस टू दी करंट अफेयर्स। ओके, और मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर से करीबन 4 क्वेश्चन पूछे थे। ये चारों के चारों क्वेश्चंस मीडियम लेवल के थे। ओके, और फ़ायदा ये था कि मॉडर्न हिस्ट्री इस बार कंपेरेटिवली इजी था। इनफैक्ट ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी भी आपको कहानी मिल जाएगी। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज एक पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि मेरे क्लासेस में से कितने क्वेश्चंस आए सर, है ना। तो एक टेबल ऑफ कंटेंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस साइड में। और ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का इंटेंशन ये था कि मैं आपको खाली एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बाय द वे सर, है ना। तो आपको एक खाली थीम बता देता हूँ कि 3-4 टॉपिक्स यहाँ आपके लिए रखे गए हैं सर, है ना। एक तो तमिलनाडु बोर्ड की किताब है, आपको जैसे पता ही होगा कि तमिलनाडु बोर्ड की किताब मैंने पिछले साल भी रेकमेंड की थी सर, है ना। तो उसमें से एंशिएंट के 3-4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, 2 से 3 क्वेश्चंस तो आराम से कर पाएंगे। ओके, नितिन सिंघानिया साहब की किताब से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं। उपिंदर सिंह की किताब जो हिस्ट्री ऑप्शनल में यूज़ होती है, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट ये किताब मैंने रेफ़र नहीं की थी, मतलब आपको सजेस्ट नहीं किया था कि आप इसको रेफ़र कीजिए। ओके, द रीज़न इज़ दैट कि ये किताब ऑप्शनल के लिए यूज़ होती है। अब आजकल बच्चे जीएस में भी ये किताब पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत भारी पड़ जाएगा। फिर आप जीएस में इतना डेप्थ में पढ़ के जाओगे ऑप्शनल लेवल का, तो फिर दिस माइट बी हर्टिंग योर अदर सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन एज वेल, है ना। तो मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा लास्ट में कि कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है। इनफैक्ट मॉडर्न इंडिया के ऊपर से भी स्पेक्ट्रम में से आंसर कर पाएंगे। मैं पता नहीं आप कैसे इसके एनालिसिस करते हो, पर अगर आप मेरे प्लस स्टूडेंट हो, मेरे प्लस अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैंने जो लेक्चर्स करवाए थे उसमें से करीबन 12 क्वेश्चंस इस बार अटेम्प्ट हुए। सो टोटल 16 क्वेश्चंस हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में पूछे यूपीएससी के द्वारा, उसमें से 12 क्वेश्चंस मेरे प्लस कोर्सेज के अंदर कवर हो रहे थे, पार्शियली या मैं कहूँगा फुली, है ना, समझे। पार्शियली या फुली इसका मतलब ये था क्योंकि इसके अंदर से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई थी। जैसे एक अशोक का प्रश्न है, अशोक की एडिक्स के बारे में पूछा था, वो सीधा सीधा मेरे प्लस कोर्स के ऊपर से था। अशोक के बाद राजाओं की डायनेस्टीज़ पूछी थी, नानुक करके राजा, विजय शक्ति करके एक राजा, राजा भोज के बारे में पूछा था। एक क्वेश्चन के अंदर ही यू विल फाइंड कि नागभट्ट के अंदर इनको इंक्लूड किया गया था। तो ये सब प्रश्न है। तो ये जो येलो वाला जो मैंने मार्किंग किया है वो मेरे प्लस कोर्स में कवर नहीं हो रहा था। जैसे योग वशिष्ठ का एक प्रश्न था, फनम करके कॉइन्स पूछे गए थे कि भाई फनम क्या है सर, है ना, कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, तो वो मेरे क्लोज में नहीं हो रहे थे। कल्हादरन क्या है सर, है ना, कि कल्हादरन की क्या खासियत है, वो नहीं थे। अर्थशास्त्र में स्लेवरी वाला क्वेश्चन था।
बाकी तो ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे क्लासेस से सॉल्व हो पा रहे थे। स्पेक्ट्रम के अंदर भी मिल जाएगा आपको, गदर पार्टी का लीडर के बारे में रास बिहारी बोस के ऊपर पूछा गया था। तो इस प्रकार का है, ये पूरा टेबल एनालिसिस है, टेबल ऑफ कंटेंट है। जो मैंने रेफरेंस बुक्स जो सजेस्ट की थी पिछले साल, उसमें से आंसर होते हैं कि नहीं होते हैं सर, है ना। तो रेफरेंस बुक के अंदर दोस्तों ये हो रहा है कि रेफरेंस बुक के अंदर से करीबन आप पकड़ के चलोगे तो 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। ओके, उपिंदर सिंह को हटा दीजिए क्योंकि उपिंदर सिंह मैम की किताब जो है वो मैंने सजेस्ट नहीं की थी पिछले साल। उसके पीछे का इंटेंशन ये था कि ये किताब बहुत ही ऑप्शनल लेवल की तैयारी के लिए ही सजेस्ट की जाती है। ओके, सो दिस बुक इज़ नॉट एक्चुअली लाइक नो सजेस्टेड फॉर दी अदर सब्जेक्ट्स। ओके, मतलब फॉर द GS। ओके, बट स्टिल अगर आप मेरे प्लस स्टूडेंट होंगे और आपने प्लस क्लासेस अटेंड भी किए होंगे तो आप अच्छी तरह से इसको डील कर पाते, क्योंकि इसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी देने की कोशिश की थी। तो करीबन 12 क्वेश्चन है, 75% का स्ट्राइक रेट होता है। और UPSC का अगर आप मेरिट देखोगे तो मेरिट आज की तारीख में 40% के आसपास चला गया है। तो अगर 16 क्वेश्चंस में से अगर मेरे कोर्सेज में से मैं 12 प्रश्नों का जवाब दे पा रहा हूँ तो मतलब 75% का स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा है। अगर इसमें आप एक्यूरेसी के साथ टिक करते तो आपकी आराम से प्रीलिम्स के अंदर भी हेल्प हो पाती सर, है ना। तो इसके सोर्सेज के ऊपर भी मैं आऊँगा, इसके ऊपर डिस्कशन भी करूँगा कि कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो एक एक करके क्वेश्चंस के ऊपर सीधे सीधे चले जाते हैं। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज टू आंसर द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न इन विच द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, है ना, कि किस पैटर्न के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी ज़रूरी है ना हमारे लिए देखना सर, है ना। तो मैं आपको टाइम भी दूंगा, इनफैक्ट मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि मेरे प्लस क्लासेस में मैंने कवर किया था कि नहीं किया था। काफ़ी बच्चे क्लेम भी कर रहे थे कि प्रतीक नायक हवा में बातें करता है सर, ठीक है। पिछली साल भी करीबन 20-21 में से 17 प्रश्न मेरे प्लस क्लासेस के अंदर से हमने कवर कराए थे। तो और इनफैक्ट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स हुई थी उसके एक दिन पहले मैं और मृणाल सर और सिद्धार्थ सर और सुदर्शन सर और मेरे अनअकैडमी के और भी हमारे एजुकेटर्स थे, हमने एक सेशन लिया था यूट्यूब के ऊपर, लेट्स क्रैक UPSC CSE 4 जून को। उसमें मैंने कहा भी था कि हिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको छोड़ने पड़ेंगे। एज ए टीचर मैं आपको कह रहा था सर, हम क्योंकि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। तो इस बार भी ऐसा हुआ, अराउंड 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैंडिडेट्स लीव करके आएंगे तो भी ठीक था। 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए होते तो दे कुड हैव स्कोर्ड गुड थिंग्स एज वेल, बट पेपर वॉज वेरी टफ। ओके, इनफैक्ट मैं आपको 3 चीज़ों के ऊपर इसके एनालिसिस करवाऊंगा लास्ट में, कि इसमें नेचर बहुत बदल गया है, सुपरफिशियल रीडिंग हेल्प नहीं कर रही है, एलिमिनेशन टेक्निक हट गई है, और ऑप्शंस जो है वो क्वेश्चंस को बहुत टफ कर रहे हैं सर, है ना। इन डेप्थ रीडिंग की ज़रूरत है, नोट मेकिंग आपको ज़रूर से हेल्प करेगी। बुद्धिज़्म जैनिज़्म 2 साल से पूछ नहीं रहा था, इस बार उसने पूछ दिया सर, है ना। तो लेट्स स्टार्ट दी एनालिसिस टुडे। ये क्वेश्चन सेट B है हमारे पास। ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है ये क्वेश्चन सेट B से किया हुआ है सर, है ना। तो पेपर B अगर आपके पास सेट B होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 56 और उसके बाद 81 से लेके 90 तक के क्वेश्चन है वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 से 56 है और 81 से 90 है। दिस आर ऑल द क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स और हिस्ट्री टॉपिक्स। ओके, तो हम इसी के ऊपर थोड़ी बहुत एनालिसिस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर चले जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है अशोक की लोकेशंस के बारे में और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी साइट या कौन सी लोकेशन ऐसी है जो स्टेट के अंदर नहीं आई हुई है सर, है ना। तो एक धौली है, एरागुड्डी है, जावगुड़ा है और कलसी है सर, है ना। और सामने लोकेशंस दी है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। अब आपको आइडेंटिफाई करके बताना है इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है। ओके, अब देखिए कि इस बार की पैटर्न इन्होंने क्या कर दी है सर, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? इन्होंने पैटर्न को बदल दिया है पूरी तरह से। अब यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक नहीं यूज़ की जाएगी सर, है ना। पहले ये होता था कि कैंडिडेट्स एलिमिनेशन टेक्निक से कर पाते थे। पहले यहाँ पे 1 and 2 दिया होता था, 2 and 3 दिया होता था। आप देखिएगा तो एट टाइम्स आप देखोगे तो 1 and 3 दे दिया जाएगा और 1, 2, 3 and 4 मतलब ऑल ऑफ दी अबव इस तरह से दिया जाता था। और इससे क्या होता था कि आपको 1 या 2 चीज़ें पता होती है तो आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है, नाउ दिस इज़ डिफरेंट। ओके, अब समय बदल गया है। UPSC कहता है कि नहीं, हम आपको अलग प्रकार का प्रश्न पूछेंगे।
तो पहला ही प्रश्न हिस्ट्री के अंदर से बहुत ही ट्विस्टेड पूछा गया है और इससे हमको लेसन लर्न ये होता है कि एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर से हम आंसर नहीं कर पाएंगे। इन डेप्थ रीडिंग, लोकेशन, मैपिंग किया होगा तो ही कर पाएंगे सर, है ना। ये प्रश्न एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट ये प्रश्न तमिलनाडु बोर्ड के अंदर से भी आपको आंसर किया जा सकता है, मतलब यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड की स्टैंडर्ड 11th की जो किताब है एंशिएंट और मिडीवल की इकट्ठी वाली वो पढ़ी होती तो भी। इनफैक्ट न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी अशोकन एडिक्स का एक मैप दिया गया है सर, है ना, उसमें भी एक मैप दिया गया है। अगर आपने वो मैप के ऊपर भी फोकस किया होता, इफ़ यू हैव फोकस्ड ऑन द मैप एज वेल, तो भी आप इसका आंसर कर पाते सर, है ना। अब इसका राइट आंसर क्या आएगा, थोड़ा बहुत इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो राइट आंसर की जब हम लोग बात करेंगे, इसको जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो लेट अस सी कि इसमें कौन सी करेक्टली मैच्ड है सर, है ना। धौली जो है वो उड़ीसा के अंदर आया हुआ है, दिस इज करेक्टली मैच्ड। एरागुड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड। ओके, आप देखिए कि जगोड़ा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं आया हुआ है, वो भी कलिंग के अंदर ही आया हुआ है, इट इज़ लोकेटेड इन कलिंग ओनली सर, है ना, तो ये इनकरेक्ट है। ओके, और कलसी जो है ये तो उत्तराखंड के अंदर है, दिस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। ओके, मतलब पहले तो यूपी का पार्ट हुआ करता था सर, है ना। तो ये दोनों के दोनों करेक्टली मैच्ड है, बाकी दो नहीं है, मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा सर, है ना। तो इसका राइट आंसर अगर आपको ढूंढना है तो दिस विल बी द ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ओके, समझे। अब ये आप समझने की कोशिश करिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछ रहा है और इससे ही हमको समझ में आ रहा है कि इसकी लेवल बहुत बढ़ गई है सर, है ना। पहले ये 1 2 1 2 1 2 3 2 3 करके आप 1 2 एलिमिनेट करके गाड़ी आपकी चल जाती थी, अब नहीं चलेगी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इन डेप्थ रीडिंग की आवश्यकता होगी सर, है ना। आप इनफैक्ट मैपिंग करोगे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए टॉपिक्स के अंदर से तो भी आपको इन डेप्थ रीडिंग की आवश्यकता होगी, आप सुपरफिशियल रीडिंग नहीं कर सकते हैं सर, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको अटेम्प्ट करना है। ये वो प्रश्न था जो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी की है सर। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने गलत किया होगा तो कर पाएंगे, बट अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया हो तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस पार्ट एज वेल सर, है ना। तो ये प्रश्न के अंदर आंसर आपका बी जाएगा और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कलसी और जगोड़ा जो है वो गलत आपको दिए गए हैं सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन। ये प्रश्न से क्या समझ में आया है हमको कि हम इसका एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर, है ना। ये आप नक्शा देखिए एनसीईआरटी के अंदर दिया है, बहुत बढ़िया वाला दिया हुआ है सर, है ना। ये मेरे प्लस क्लास का स्क्रीनशॉट है बाय द वे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है कि प्रतीक नायक पढ़ाने की जगह बोल बच्चन ज़्यादा करता है, तो उनके लिए एक मैसेज भी है कि एज अ टीचर इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच इन अ वेरी राइट वे एंड इफेक्टिव वे. I make sure that the topic coverage is very much comprehensive, and I use multiple maps given in multiple reference books, and this is the map this is given in NCERT only sir, है ना. तो इसमें मेजर रॉक एडिक्स है, माइनर रॉक एडिक्स है, उसकी लोकेशन है, ये कलसी दिया गया है सर, है ना. ये धौली एंड जगोड़ा यहाँ पे है. धौली ऑलरेडी एक बार 2014 या 15 के अंदर इन्होंने पूछा था, 2015 की प्रीलिम्स के अंदर भी आया था, क्योंकि यहाँ पे एक एलिफेंट की इमेज भी है सर, है ना. तो ये प्रश्न ऑलरेडी यूपीएससी ने धौली की लोकेशंस पूछी हुई है सर, है ना, रिपीट किया गया है. अगर आप थोड़ा बहुत इतिहास जानते होगे तो भी आप कर पाओगे सर, है ना. एरागुड्डी इज इन आंध्र प्रदेश, ओके, है ना, समझे कि नहीं समझे. तो ये की दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सर, है ना. इनफैक्ट धौली एंड जगोड़ा का इंपॉर्टेंस ये है, यहाँ लोकेशंस मैंने दी, अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आई हैव एक्चुअली हाईलाइटेड द प्लेसेस वेयर यू कैन एक्चुअली सी द नेम्स. ओके, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सर, है ना, कि गिरनार इंस्क्रिप्शन हो गया है या और कोई इंस्क्रिप्शन हो गया है सर, ठीक है ना. तो उसकी बात हमने सीधे सीधे तौर के ऊपर आपको मिल जाएगी सर, ठीक है. तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दी होल पॉइंट्स, तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि यहाँ से प्रश्नों को कैसे आप डील करेंगे सर, है ना. तो दिस आर ऑल द लोकेशंस दैट आई हैव गिवन इन द स्लाइड्स इटसेल्फ, एंड दिस इज़ द लिंक एज वेल. अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो तो आप ज़रूर से देख पाएंगे सर, है ना. तो पहला प्रश्न बहुत ही ट्विस्टेड था, क्वेश्चन नंबर 51, वेरी ट्विस्टेड आई कैन से, एंड डेफिनेटली ये प्रश्नों को मेरे हिसाब से अटेम्प्ट तो करना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप बिना अटेम्प्ट करे ही आ जाए सर, है ना. यू शुड अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है सर, है ना.
आप छोड़ेंगे नहीं सर, यू विल नॉट लीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। आप ज़रूर से इसको अटेम्प्ट करेंगे, बट यू विल ऑल्सो मेक श्योर कि वाइल अटेम्प्टिंग जो 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 क्वेश्चंस है उसकी पैटर्न के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा इन डेप्थ रीडिंग करके भी जाए सर, है ना। ऐसा ना हो कि हवा में बातें हो जाए सर, है ना, समझे आप लोग। खैर, तो ये पहला प्रश्न था 2022 के अंदर सर, है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में चले जाते हैं। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है पेयर्स के बारे में सर, है ना। और आपको फिर से वही स्टेटमेंट आपको पूछ दिया गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है या कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। आप देखिए कि नाउ द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आर चेंजिंग, ओके, किस तरह से नेचर बदल रहा है सर, है ना। और फिर से आपको यहाँ पे यही बोलने की कोशिश की गई है यूपीएससी के द्वारा कि कौन से राजा कहाँ पे है सर, है ना। बाय द वे, ये जो प्रश्न है ये कहाँ से आया हुआ है सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इफ़ यू सी द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड, ये क्वेश्चन आपको अर्ली मिडीवल इंडिया से आया है। कहाँ से आया है? अर्ली मिडीवल इंडिया से आया हुआ है सर, है ना, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, है ना। इनफैक्ट ये जो पीरियड है 750 से लेके 1000 तक का, इस पीरियड में ट्राई पार्टिट स्ट्रगल हुआ था सर, है ना, अगर आपको जानकारी होगी तो। और यहाँ से ऑलरेडी 2020 की प्रीलिम्स के अंदर, इन द 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स, दे हैड आस्क्ड यू द नेम ऑफ द किंग्स एज वेल, और उसमें उन्होंने इवेंट क्रोनोलॉजी पूछी थी, जहाँ तक मुझे याद है। यूपीएससी हैड आस्क्ड द इवेंट क्रोनोलॉजी इन 2020 सर, है ना। इस बार इन्होंने राजाओं के नाम पूछे हैं, दे हैड आस्क्ड यू द नेम ऑफ द किंग एज वेल, ओके। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसमें जो राजा है, ये राजा की नाम की खासियत क्या है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। और दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको इन्होंने ये भी पूछा है कि इनके साथ कौन सी डायनेस्टी करेक्टली मैच जाएगी सर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच डायनेस्टी, कहाँ कहाँ से आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अब देखिए कि इसको कैसे हम लोग आंसर करेंगे। आप देखिए, नानुक, चंडेल डायनेस्टी, जय शक्ति, परमार डायनेस्टी, नागभट्ट, गुर्जर प्रतिहार और भोज राष्ट्रकूट। राजा भोज के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना? राजा भोज एक वो राजा थे जो परमार वंश से जुड़े हुए थे। उनके नाम का एक शहर फिर बना भोजपाल सर, है ना। तो भोजपाल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा कहते हैं इतिहास में, भोपाल बन के आया सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो राजा भोज जो है वो तो भोजपाल के साथ आपको मिल जाएंगे सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो आप कैसे उनको इनडायरेक्टली राष्ट्रकूट के साथ जोड़ पाएंगे सर, है ना। तो राजा भोज के साथ आप आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो कि भाई ये तो इनकरेक्टली मैच्ड है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करें, विद्याशक्ति, विजय शक्ति, जय शक्ति, ये सब चंडेल वंश के राजा हुआ करते थे। इनफैक्ट पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये पीरियड 1000 और उसके ट्रांजिशन का पीरियड है सर, है ना। तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ नॉर्थ में रूल किया करते थे, परमार यहाँ मालवा में रूल किया करते थे, चंडेल डायनेस्टी यहाँ बुंदेलखंड वाले रीजन में थी, गढ़वाल कन्नौज में थे आपके सर, है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चौहान डायनेस्टी आई राजस्थान के अंदर, राष्ट्रकूट नीचे डिक्लाइन में जा रहे थे, तब का ये प्रश्न पूछा गया है सर, है ना। यहाँ पाल डायनेस्टी नीचे डिक्लाइन में जाके उनकी जगह फिर सेन डायनेस्टी पावर के ऊपर आई थी। तो ये सब उसी के पीरियड के इर्द गिर्द की आपको बातें दिखाई दी गई है सर, है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इनमें से क्या करेक्टली जा रहा था सर, समझ में आया कि नहीं आपको। यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड आउट ऑफ द होल थिंग्स, ओके। तो नानुक जो है वो चंडेल डायनेस्टी से थे, है ना। नानुक जो है वो चंडेल डायनेस्टी के वन ऑफ द फाउंडर्स हुआ करते थे। तो करीबन 9th सेंचुरी के आसपास का पीरियड था। इट वॉज द पीरियड ऑफ 9th सेंचुरी where the king Nanuk came to power of the Chandel dynasty and Jaya Shakti was also the king of the Chandel dynasty सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। तो ये सेकंड वाला गलत है और भोज वाला गलत है, राष्ट्रकूट वाला जो पार्ट है ना सर वो भी गलत है, ओके। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार से थे, यस, वेरी फेमस किंग। इनफैक्ट आपको पता है कि नहीं पता है, बट इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द नागभट्ट, ही वॉज अ वेरी फेमस गुर्जर प्रतिहार किंग जिन्होंने आरब्स को डिफ़ीट किया था। आरब्स को इन्होंने डिफ़ीट किया था। आपको जानकारी होगी कि भारत में जब विदेशी आक्रमण हुआ तो गुर्जर प्रतिहारों को हम लोग याद रखते हैं क्योंकि ये वही डायनेस्टी थी। इनको प्रतिहार क्यों किया गया था, वाई दे वर गिवन द टाइटल ऑफ प्रतिहार सर, है ना। सो व्हेन द अरब्स इन्वेडेड इन द 7th and the 8th सेंचुरी, 7वीं और 8वीं शताब्दी में भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ, आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा सर।
मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा सर, है ना। तो कासिम के बाद 2 अरब सेनापति आए थे भारत की तरफ, एक जुनैद करके एक सेनापति आया था और दूसरा तमीम करके सेनापति आया था सर, है ना। और इन दोनों के द्वारा वी विल फाइंड कि भारत के ऊपर जब विदेशी आक्रमण किया गया तो ये जो गुर्जर प्रतिहार करके जो डायनेस्टी है, ये जो गुर्जर डायनेस्टी जो थी सर, है ना, इनको प्रतिहार कहते थे। प्रतिहार इसके लिए क्योंकि इन्होंने प्रतिघात किया था। दे वर दी वंस हु डिफीटेड दी अरब्स, है ना, उनको मलछों को या अरब्स को डिफीट किया था, फॉरेनर्स को डिफीट किया था। ऐसी आपको भारतीय इतिहास के अंदर कहानी दिखेगी पूर्ण रूप से सर, है ना। एंड दैट इज़ द रीज़न द प्रतिहार डायनेस्टी इज सीन इन अ वेरी बिग लाइट इन द इंडियन हिस्ट्री एज वेल सर, है ना। तो ये प्रश्न इसके ऊपर से सीधा सीधा आपको पूछा गया है सर, समझ में आया आपको। तो आप समझिए कि गुर्जर प्रतिहारों के अंदर नागभट्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नागभट्ट है, फिर आप समझने की कोशिश करोगे मिहिर भोज करके एक राजा थे। इसके पहले मिहिर भोज के ऊपर से प्रश्न आया हुआ है। देर इज़ ऑलरेडी अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड ऑन द किंग मिहिर भोज एज वेल सर, है ना। तो मिहिर भोज के ऊपर से तो प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि भाई इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ज़रा बताइए सर, है ना। समझे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको आए हैं सर, है ना। तो तीसरा करेक्ट है और पहला करेक्ट है सर, है ना। तीसरा और पहला करेक्ट है। द फर्स्ट एंड द थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, वंस अगेन इसमें 1 2 1 2 3 नहीं है सर, है ना। अगर ये होता तो इसका आंसर 1 and 3 होता सर, है ना। समझ में आया कि नहीं आया आपको। बट यहाँ पे ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। ओके, समझे कि नहीं समझे। अब इस प्रकार के प्रश्न अब आपको पूछे जाते हैं कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, स्किप करना चाहिए या 50-50 में रखना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आपने इन डेप्थ रीडिंग की है सर, किसकी रीडिंग है, थोड़ी इन डेप्थ रीडिंग है, ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल है, आपने क्लासेस अटेंड किए हो, तो 50-50 में रख के आप आराम से अटेम्प्ट करो। क्योंकि राष्ट्रकूट में तो आपको गोविंद करके राजा दिखेंगे, कृष्ण करके राजा दिखेंगे, दांती दुर्ग करके राजा दिखेंगे सर, है ना। अब आपको ये लगेगा कि सर इतने सारे राजाओं का नाम याद रखने की आवश्यकता क्या है सर, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब राजाओं के इतिहास याद रखिए, बट एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द डायनेस्टीज, है ना। कि एटलीस्ट कोई डायनेस्टी का जो फाउंडर है उनका तो नाम याद रख सकते हो ना सर। तो ये प्रश्न टफ है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न इजी है। देखिए मैंने यहाँ पे टफनेस लेवल लिखा हुआ है सर, है ना। आई हैव ऑलरेडी कैटेगराइज्ड दिस क्वेश्चन एज अ वेरी टफ क्वेश्चन। ओके, सो एज अ टीचर आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैंडिडेट्स के लिए ये प्रश्न टफ आएगा, इनको बहुत भारी पड़ेगा सर, है ना। और आपको ये फाउंडर्स का नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट डायनेस्टी के हिसाब से, तो वो पता होगा ना तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे परमार डायनेस्टी में भोज का नाम, राजा भोज का नाम कोई नहीं भूल सकता है सर, है ना। तो वैसे ही कहानी है, नागभट्ट का है, नागभट्ट 2 है। देन यू विल फाइंड, मैंने आपको बताया राजा मिहिर भोज करके एक राजा थे गुर्जर प्रतिहार में से, तो इनका नाम इस तरह से आप याद रख सकते हो। इनफैक्ट इनको भी हमने प्लस क्लासेस के अंदर कवर किया था सर, है ना। तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया है इसका क्या है सर, है ना, कि खाली 2 ही पेयर इसकी करेक्ट है सर, है ना। एंड वो है 1 and 3 सर, है ना, 1 and 3। इसका आंसर कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा सर, है ना। मैंने आपको बताया कि ये तमिलनाडु बोर्ड में भी इतना डेप्थ में नहीं दिया गया है सर, है ना। तो मेनली आप समझने की कोशिश करिए कि मैंने प्लस क्लासेस के ऊपर, अनअकैडमी प्लस के ऊपर के लेक्चर्स है, उसमें मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है सर, है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नानुक का नाम लिखा गया है सर, अगर आप देख रहे हो, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चंडेल डायनेस्टी, यहाँ स्पेसिफिकली हाईलाइट करके लिखा है सर, है ना। फिर उसी तौर के ऊपर अगर आप समझोगे तो यहाँ पे उनके संतानों के नाम लिखिए, जिसमें महोबा इंस्क्रिप्शन में विजय शक्ति करके एक राजा है, उनकी बात की गई है सर, है ना। तो नानक एंड विजय शक्ति, ये दोनों के दोनों इनफैक्ट, है ना, चंडेल डायनेस्टी के राजा थे। दिस वॉज डिस्कस्ड इन माई प्लस क्लासेस। इनफैक्ट इतना कॉम्प्रिहेंसिवली मैं प्लस क्लासेस को कराता हूँ, तो आपको बहुत लाभ होगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे सर, है ना। उसी तौर के ऊपर राजा भोज के बारे में बात की गई है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो स्लाइड्स के अंदर से, और लिखा गया है कि राजा भोज वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर्स ऑफ द परमार डायनेस्टी सर, है ना। यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करके आपको लिखा गया है कि राजा भोज जो है वो परमार वंश के सबसे सेलिब्रेटेड रूलर थे। मतलब क्या है सर, है ना, दैट मीन्स कि आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ राजा भोज और उन्हीं के महत्व को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, है ना।
तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे एक मैपिंग भी किया है, सोलंकी, परमार डायनेस्टी, चोलास किस तरह से काम कर रहे थे, उनके पीरियड की क्या इंपॉर्टेंस है सर, है ना। गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट 1, वत्सराज, नागभट्ट 2, मिहिर भोज, आप देखिए यहाँ पे ये पूरा एक टाइमलाइन दिया गया है गुर्जर प्रतिहार के राजाओं का। ये मेरे प्लस क्लासेस का स्क्रीनशॉट है। दिस इज़ दी आई कैन से दी लिंक्स टू माई प्लस क्लासेस। ये PDF मैं शेयर कर दूंगा। मेरी कम्युनिटी पे आप ज्वाइन करिएगा, अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिएगा, ये PDF वहाँ पे आपको अपलोडेड हो जाएगी। ये फ्री में है सर, है ना। तो आपको खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी कम्युनिटी लिंक ज्वाइन करनी है अनअकैडमी के ऊपर। आई विल शेयर दिस PDF ओवर देयर वेयर यू विल गेट द लिंक्स ऑफ द क्लासेस एंड दी लिंक्स टू दिस PDF एज वेल सर, है ना। खैर, तो सेकेंड क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हर डायनेस्टी के ऊपर मत जाओ, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं सर, है ना। तो आप देखिएगा कि मौर्यन इंडिया से एक प्रश्न आया सर, है ना। चलो मैं लिखने की शुरुआत करता हूँ। लेट अस राइट डाउन सर, है ना, कि अभी तक क्या क्या चीज़ें आपको पूछी गई है सर, है ना। तो दे हैड आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन द मौर्यन इंडिया सर, है ना, कि भाई मौर्य काल से बेसिकली प्रश्न आया है सर, है ना। एक प्रश्न मौर्यन इंडिया से आया है सर, है ना, कि मौर्यन इंडिया से आया सर, ठीक है ना, अशोक के बारे में। दूसरा प्रश्न आप समझने की कोशिश करोगे तो कहाँ से आ रहा है, इट इज़ कमिंग ऑफ द अर्ली मिडीवल इंडिया सर, है ना। तो ये फेवरेट टॉपिक है, इनफैक्ट पाल डायनेस्टी के ऊपर मेंस में भी पूछ दिया था UPSC ने। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है सर, है ना। ये प्रश्न संगम वंश के ऊपर से पूछा था और आपको बताना है कि संगम डायनेस्टी के बारे में क्या करेक्ट है, और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करके बताना था कि संगम लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है सर, है ना, समझे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संगम लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया आर करेक्ट। ओके, द क्वेश्चन सेज कि इनमें से कौन सी चीज़ें संगम लिटरेचर के अंदर करेक्ट है, और इसी को आपको आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करना है सर, है ना। अब बताइए कि इनमें से क्या सही होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द संगम लिटरेचर पीरियड, और इसी में से ही आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला पूछा गया है कि संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल। संगम पोएम्स में कोई भी मटेरियल रेफरेंसेस की, मटेरियल कल्चर के बारे में नहीं लिखा गया है। दूसरा बोला गया है द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्णा वॉज नोन टू संगम। संगम पीरियड के समय पे संगम साहित्यकार थे, कविराज थे, उनको सोशल, सामाजिक संगठन या रचना पता थी। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। और तीसरा है संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल सर, है ना। संगम साहित्य में जो मैजिकल फोर्सेस है उसको इरेशनल कहा गया, मतलब उनका मानना है कि भाई मैजिक होता ही नहीं है सर, ठीक है ना, समझे। अब आपको बताना है कि क्या सही है सर, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ी बहुत एनालिसिस करते हैं सर, है ना। अब स्टेटमेंट नंबर 1 देखने की कोशिश करिए कि संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी मटेरियल कल्चर। इनफैक्ट आप संगम लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो संगम लिटरेचर का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों सर, है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर का सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें जो भी साहित्य लिखा गया है, मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए, एक पोयम है टोलकपियम, या आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो थिरुवलावुर की थिरुकुलार है सर, है ना, या आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो शिलापतिकरम है सर, है ना। शिलापतिकरम के साथ साथ अगर आपको जानकारी होगी तो मनी मेघलई करके एक किताब है सर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स आपको इस पीरियड के अंदर दिखेगी। इसमें मटेरियल कल्चर का अभाव कहाँ मिला है सर, है ना। आपको जानकारी होगी शिलापतिकरम में कोवलन करके एक वो हुआ करता था, बिजनेसमैन था सर, है ना। और कोवलन के पास पैसा बहुत था, ही हैड मनी एज वेल, एंड देन ही ट्राइड टू मैरी माधवी। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो उन्होंने माधवी के साथ शादी करने की कोशिश की थी, एंड दिस रिजल्टेड इनटू प्रॉब्लम्स एज वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर। आप थोड़ा बहुत अगर इतिहास को जानते होगे तो सर, ठीक है। तो डिवॉइड है यार, ये तो कैसे होगा सर, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझे कि नहीं समझे। तीसरा ऑप्शन देखने की कोशिश करिए, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। इनफैक्ट संगम पोएट्री के अंदर राजाओं के योद्धा बनने की कहानी आपको बहुत दिखती है सर, है ना। आपको जानकारी होगी कि संगम पीरियड के समय पे 3 डायनेस्टीज थी। कौन सी डायनेस्टीज थी। एक तो चोला डायनेस्टी थी, दूसरी कौन सी थी, चेरा डायनेस्टी थी, तीसरी कौन सी थी, पांड्या डायनेस्टी थी सर, है ना।
इनफैक्ट इन मैनी ऑफ द संगम पोइट्रीज, संगम साहित्य में बहुत सारी कविताओं के अंदर आपको ये भी जानकारी मिलती है कि वहाँ राजा योद्धा बन रहे थे सर, है ना। इनफैक्ट इनकी कविताओं के अंदर आपको नडुकाल की वर्शिप के बारे में पता चलता है। अब नडुकाल की वर्शिप का इंपॉर्टेंस क्या था, हु वर द नडुकाल वर्शिप और व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नडुकाल वर्शिप। नडुकाल वर्शिप का इंपॉर्टेंस संगम पोएट्री के अंदर यही हुआ करता था कि इस वर्शिप के द्वारा ये लोग वॉरियर्स की पूजा करते थे सर, है ना, समझे। तो लिखा गया नो रेफरेंस, ओके, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो रहा है, तो ए तो गलत हो रहा है सर, ठीक है। अब तीसरा है संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरैशनल सर। अब देखिए आपको इनकी कविताओं में बहुत सारी दिखेगी, लोग है ना अलग अलग प्रकार के तावीज़ पहनते थे सर, है ना। दे यूज टू वेयर सम काइंड ऑफ एम्यूलेट्स, दे यूज टू वेयर सम काइंड ऑफ यू विल फाइंड ज्वेलरी, जिसके बेसिस के रूप में इन लोग की सुपरस्टिशंस आपको बहुत दिखेगी सर, है ना। और आपको इसके पीछे की रैशनैलिटी भी दिख जाएगी सर, है ना। तो ये लोग लॉजिक से बताते थे कि ये चीज़ सही है सर, है ना। तो इनके मानना था क्योंकि ये समाज उस पीरियड के अंदर मैजिक और जादू टोना के अंदर मानता है, तो उसको रैशनल दर्शाएगा, वो इरैशनल नहीं कहेगा। संगम सोसाइटी वॉज हाईली इमोशनल इन नेचर सर, इमोशनल समझ में आता है सर, है ना, कि ये बहुत ही जज्बाती समाज था सर, है ना। तो इसके कारण आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी जो मैजिक है, अलग अलग जादू टोना है, अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन है, उसको ये लोग तार्किक मानते थे सर, ठीक है ना। तो उसमें एक आपको कहानी दिखेगी जहाँ कन्नगी के पास शक्ति आती ऐसा कहते हैं, और कन्नगी ने आके फिर पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी जादुई शक्ति से सर, है ना। कन्नगी वॉज द वाइफ ऑफ कोवलन, ऐसी सब कहानी आपको संगम लिटरेचर के अंदर से मिलेगी सर, है ना। तो ये अगर आपने थोड़ी बहुत शिलापदिक्रम को पढ़ा है तो आपको संगम लिटरेचर की थीम पूछी गई है सर, है ना, समझ में आया कि नहीं आया। सो दे हैड आस्क यू थीम ऑफ द संगम लिटरेचर, और ये थीमेटिक वे से प्रश्न आ रहा है। इनफैक्ट संगम से ऑलवेज थीमेटिक प्रश्न ही आया है सर। ये ऐसा ही प्रश्न हमने हमारी कॉम्बैट के अंदर भी कराया था सर, है ना। सो आई हैड एक्चुअली आस्क्ड एंड डिस्कस सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन माई अनअकैडमी कॉम्बैट एज वेल। अगर आप कॉम्बैट के स्टूडेंट्स रहे हो तो आपको शायद पता होगा सर, है ना। इनफैक्ट सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण जो है वो संगम के लोगों को पता था सर, है ना। संगम पोएट्री में भी इसकी मेंशन की गई है, पर लिमिटेड मेंशन है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। सो दे वाज अवेयर अबाउट दिस पॉइंट, बट मेंशन बहुत ही कम है सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग अ पॉइंट। सो इन्होंने 4 क्लासेस के बारे में लिखा है, अरसर है, अथनार है, वेलल्लास है, ऐसे सब क्लासेस के बारे में लिखा है सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि ऐसे भी अगर आप ए, सी और डी को थीमेटिकली एलिमिनेट करते हो तो आपके पास ऑप्शन भी कोई बचता नहीं है सर, है ना, समझ में आया कि नहीं आया। सो इफ यू विल एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, तो यू विल ओनली हैव द ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट आउट इनफैक्ट, है ना। इनफैक्ट ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि संगम साहित्य में अगर आप टोलकपियम करके एक कविता के बारे में जानते होंगे, टोलकपियम अगर आपको पता होगा कि टोलकपियार के द्वारा लिखी गई है, एंड ये जो टोलकपियम जो बुक है तमिल ग्रामर को लेके जानकारी देती है, इन्हीं में ही इनफैक्ट है ना 4 वर्ण की बात की या वर्गों की बात की गई है। अब अवेयरनेस थी पर सीधा सीधा एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये क्या काम कर रहे थे। दे वर नोन, आप समझिए प्रश्न क्या पूछा गया है, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन, उनको जानकारी थी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। लिखा ज़्यादा नहीं है उसका मतलब नहीं है कि जानकारी नहीं थी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर। आप इसको इस लॉजिक से समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लॉजिक, ओके। आपको नॉलेज है, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, हाँ, बट आप उसके बारे में राइटिंग नहीं करोगे उसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है। संगम में भी यही था सर, है ना। संगम लिटरेचर के दौरान जो पोएम्स लिखी गई थी, बहुत सारी कविताएं आपको दिखेगी, 10,000 से ज़्यादा ओवरऑल आज की तारीख में आपको मिलती है सर, है ना। तो फ्रॉम 2nd सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE, ये पूरा का पूरा जो पीरियड आपको संगम साहित्य के दौरान आपको मिल रहा है उसमें जानकारी थी, पर कभी कभी कुछ कुछ बार नहीं लिखते हैं, ज़्यादा डिटेल में राइटिंग नहीं लिखा है, तो नॉट मच मेंशन अबाउट दी क्लासेस हैज़ बीन देयर सर, है ना। मतलब उन्होंने वर्ण के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बट उनको जानकारी थी कि ऐसा समाज है,
इस समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के वर्ग है, ये 4 वर्गों में डिवाइडेड है, उसको वर्ण प्रथा के रूप में भी पहचानते हैं सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा सर, है ना, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका आंसर बी जाता है। इनफैक्ट ये प्रश्न को मैं कहूँगा कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये तमिलनाडु बोर्ड की किताब से भी सॉल्व हो सकता है। दिस कैन बी सॉल्व्ड वाया दी तमिलनाडु बोर्ड बुक एज वेल। और इनफैक्ट अगर आप मेरे प्लस क्लासेस के स्टूडेंट रहे हो, इफ़ यू हैव बीन माई स्टूडेंट ऑफ दी अनअकैडमी प्लस, तो उसमें तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है सर, है ना, ये सब चीज़ें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट, ओके। सो मटेरियल कल्चर वॉज पार्ट ऑफ द तमिल टेक्स्ट, याद रखेगा, है ना, समझे कि नहीं समझे। वॉरियर्स को नाडुकल वर्शिप के रूप में लिखा गया। मैजिकल फोर्सेज वॉज पार्ट ऑफ द कल्चर एंड नॉट सीन एज कल्चर, ओके। तमिलनाडु बोर्ड के अंदर भी है, मैंने प्लस क्लासेस के अंदर भी कराया है। टोलकपियम जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, टोलकपियार के द्वारा लिखी गई है। उनकी किताब के अंदर भी वी डू गेट इंस्टेंसेस की जहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्लासेस है उनका मेंशन किया गया है सर, ठीक है ना। तो मटेरियल कल्चर वॉज पार्ट ऑफ द तमिल टेक्स्ट, हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो इस तरह से सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने ख़त्म किए, 3 क्वेश्चंस किए हैं, हम बहुत डिटेल में देख रहे हैं। इनफैक्ट ये प्रश्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से था सर, है ना, और ये लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर से प्रश्न था सर, है ना। इतिहास में आप समझने की कोशिश करिए, ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से आते हैं, लिटरेरी सोर्सेज से आएंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से आएंगे सर, है ना। लिटरेरी सोर्सेज में फॉरेन ऑथर से प्रश्न आता है, जैसे फाहियान, ह्यूएन सांग, मेगास्थनीस ने क्या कहा। इस बार लिटरेरी सोर्सेज से भर भर के प्रश्न आए हैं। दिस ईयर दे हैड आस्क्ड यू मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज एज वेल सर। खैर इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए अच्छी तरह से सर, है ना। तो ये मेरी अनअकैडमी प्लस की स्लाइड्स है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये स्लाइड्स के अंदर बहुत ही मैंने इलॉबरेटली मेंशन किया है कि 4 क्लासेस आर मेंशनड इन टोलकपियम। Not much mention of Varna system is there, but the people were aware about that point, है ना। सवाल क्या पूछा गया था, अवेयर, नोन, उनको जानकारी थी कि नहीं थी, तो हम कहते थे कि यस, नॉलेज तो था सर, है ना। नॉलेज होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था लिटरेरी सेंस के अंदर, एक्सप्लेनेशन में इन्होंने थोड़ी लिमिटेड एक्सप्लेनेशन की थी, बाकी आपको नॉलेज तो मिलता ही है सर। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। वन मोर क्वेश्चन, पर्शियन लिटरेचर, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक पिछले 2 साल से आ रहा है सर, है ना, और ये भी बहुत भारी प्रश्न है सर, है ना। ये प्रश्न को आप अटेम्प्ट करोगे कि स्किप करोगे, पहले तो ये बताइए सर, है ना। दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीन ऑफ, एक किताब है योग वशिष्ठ, किताब का नाम देखिए क्या लिखा गया है, योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके कार्यकाल में योग वशिष्ठ नाम की जो किताब है उसका ट्रांसलेशन हुआ था, समझे कि नहीं समझे। विच बुक गॉट ट्रांसलेटेड इन हुज टाइम इट वॉज ट्रांसलेटेड सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। तो आप समझने की कोशिश करिए, किताब है योग वशिष्ठ, योग के ऊपर की किताब है दिस बुक, ओके। ऑथर का नाम क्या है, निजामुद्दीन पानीपति, समझे कि नहीं समझे। अब भारी प्रश्न आया है भाई साहब सर, है ना। हाँ, आप समझिए कि हम लोग अबुल फजल का नाम याद रखते हैं, 2020 की मुख्य परीक्षा के अंदर 2020 की मेंस के अंदर पर्शियन लिटरेचर के ऊपर से प्रश्न आया था सर, है ना। तो उससे एक्सपेक्टेड एक ट्रेंड तो समझ में आया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस साल नहीं तो अगले साल आएगा, पर आया सर, है ना। और इतना भारी प्रश्न आया कि बात मत करिए सर, है ना। अब ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, स्किप करना है या 50-50 में रखना है। अगर आपने कंसेप्चुअल रीडिंग की है, आप सुनिए मेरी बात, अगर आपकी रीडिंग कंसेप्चुअल है सर, है ना, सुनिए मेरी बात, आप समझ जाइए दोस्तों सर, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी रीडिंग कंसेप्चुअल है, अगर आपने हिस्ट्री के अंदर राजाओं के रोल को समझा है, किंग्स रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो आपको जानकारी रहनी चाहिए कि कौन से राजा में संस्कृति का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है मुगलों में, साहित्य के अंदर। ये लिटरेचर का टॉपिक है ना, इसके लिए सर, ठीक है। हुमायूं कब था, आप लॉजिक लगाइए, चलो इसको एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ सर, है ना। हुमायूं कब था, हुमायूं था 1530 से लेके 1540 तक का पीरियड,
10 साल में उसके नाक में दम हो गया। 1555 में वो वापिस आया और सीढ़ी से गिर के मर गया। आपको जानकारी होगी कि हुमायूं वॉज कंटिन्यूसली फाइटिंग अगेंस्ट शेर शाह ऑफ बिहार एंड बंगाल एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात, है ना। हुमायूं के बारे में तो आप जानते होंगे ना सर। हुमायूं के इतिहास के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी तो हुमायूं की खासियत आपको ये मिलती है कि हुमायूं वॉज कंटिन्यूसली इन स्ट्रगल अगेंस्ट द शेर शाह ऑफ बिहार बंगाल एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो वेयर डू वी सी एनी इंस्टेंस वेयर हुमायूं विल बी लाइक नो कंपाइलिंग द योग वशिष्ठ, या उसके कार्यकाल में सर, है ना। समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये कैसे होगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। दूसरी कहानी आप समझने की कोशिश करिए, आपको औरंगजेब में दिखती है। औरंगजेब के समय पे भी क्या कल्चरल डेवलपमेंट आपको मिलता है सर? आप लॉजिक लगाइए सर, यू सी द लॉजिकल पार्ट ऑफ दिस पार्ट, ओके, है ना, समझे। आप देखिए कि लॉजिकल पार्ट कहाँ से आ रहा है। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा हुमायूं तो ऑटोमेटिकली कि यार ये तो लड़ाई से ही बाहर नहीं आया, ये कहाँ स्कॉलर्स को पैट्रोनेज देगा सर, है ना। आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना मिडीवल इंडिया में, तो एलिमिनेशन से कैसे आ सकते हो, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ सर। बाय लॉजिक एंड बाय एलिमिनेशन हाउ यू आर एबल टू रीच टू द कंक्लूजन पार्ट, ओके। औरंगजेब की कहानी समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू सी द रोल ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के समय पे कल्चरल डेवलपमेंट डाउन जा रहा है ओवरऑल। औरंगजेब के समय पे खाली स्पिरिचुअल म्यूज़िक की जो किताब है, म्यूज़िक की जो टेक्स्ट बुक्स थी, उसमें थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन मिलेगा, बाकी आपको कुछ नहीं मिलता है। ये तो योग की किताब है। औरंगजेब काफ़ी सारी चीज़ें इनफिडल मानता था, बोलते तो कुफ्र है सर, ये तो काफिरों का कल्चर है सर, है ना। तो हाउ वी विल एक्सेप्ट दिस थिंग्स, ओके। ही वाज रिलीजियस बाय गट एज वेल, ओके। आपको पता ही होगा उनको लेके अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है सर, है ना। तो औरंगजेब को कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे? आप लॉजिक समझिए सर, है ना, कि इनके कार्यकाल में तो संघर्ष कर रहे हैं, ये मंदिरों को तोड़ रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, साम्राज्य विस्तरण के अंदर बैठे हुए हैं सर, है ना। तो संगीत का इनके समय पे आपको मिलेगा, योग का किताब है सर, है ना, ये निकल जाता है सर। अगर आप शाहजहाँ के कार्यकाल में देखेंगे तो शाहजहाँ के कार्यकाल में आर्किटेक्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। नो डाउट शाहजहाँ के कार्यकाल में स्कॉलर्स भी हुआ करते थे सर, है ना। देर वर मल्टीपल स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ शाहजहाँ एज वेल। मतलब आप समझिए कि जैसे किताब लिखी गई थी पातशाह नामा, वो नो डाउट थी सर, है ना। पर ट्रांसलेशन की जो कहानी है वो अकबर के कार्यकाल में लिखी। इनफैक्ट अकबर का जो पीरियड है, अगर आप थीमेटिकली जानते हो तो उसमें अकबर को खुद इंटरेस्ट था कि भारतीय कल्चर की किताबें वो पर्शियन में ट्रांसलेट करके पढ़े, लोगों को ज्ञान बांटे और सेंट्रल एशिया तक उसको भेजे सर। सो उसको पता था कि इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नॉलेज जो है उसको वेस्ट नहीं लेके जाना है सर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न उसने ट्रांसलेशन के लिए एक तो सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करवाया सर। सो इसके समय पे हमजनामा करके किताब थी, रमजनामा इन महाभारत, अगर आपको पता होगा, रमजनामा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर से पेंटिंग्स और वो सब चीज़ें बनती है। तो अगर आप उस लॉजिक से सोचते कि अकबर के कार्यकाल में तो काफ़ी सारी किताबें थी जिसका ट्रांसलेशन हुआ था, अकबर के कार्यकाल में काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हुआ करती थी जिनके यहाँ पे पेंटिंग बनने की शुरुआत हुई थी, तो अगर आप इस लॉजिक से ये प्रश्नों को अटेंड करते ना तो आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिलता कि यार इसमें राइट आंसर तो अकबर का हो सकता है सर, है ना। ये इसकी एनालिसिस आप तभी कर पाओगे दोस्तों, मैं आपको लगेगा कि ये मास्टर अभी ख्याली पुलाव पका रहा है, बट मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि आप मेरे प्लस क्लासेस में आइए, यू कम टू माई प्लस क्लासेस, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे टैकल करते हैं सर, है ना, हाउ वी आर सपोज टू टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खाली हवा में बात करूँगा सर, है ना, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं आपको इसके थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊँ सर, है ना। आप समझिए, हमेशा समझने की कोशिश करिए कि ये जो पूरी की पूरी तैयारी है यूपीएससी की, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर आपको एक चीज़ बहुत ही मेन दिखेगी, और वो प्रिपरेशन है कि आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके करें सर, है ना। जो ये आप तैयारी के फेजेस देख रहे हो, द फेजेस दैट यू सी एज अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेटरी स्टेज, ओके, तो इसमें आपको इन डेप्थ रीडिंग की बहुत आवश्यकता होती है सर, है ना। तो आप थोड़ा लॉजिक से सोचने की शुरुआत करेंगे ना, द मोमेंट यू विल स्टार्ट टू थिंक विद द लॉजिकल एस्पेक्ट, तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू द कंक्लूजन
कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चीज़ें कैसे जाएगी सर, है ना, और अल्टीमेटली आप कैसे उसका आंसर कर पाएंगे सर, है ना। तो राइट आंसर इसका अकबर है, हमेशा याद रखेगा। ये किताब महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी सर, है ना। तो ऐसा कहते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ये संस्कृत में लिखी गई थी अकबर के समय पे, जहांगीर के समय पे, और इवन दारा शिकोह, अगर आपको जानकारी होगी, जो शाहजहाँ का लड़का था, औरंगज़ेब का भाई था, उसके द्वारा भी ट्रांसलेशन होता है। इसको कोई रेफरेंस बुक में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा सर, है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही टफ था, पर आप कंसेप्चुअल रीडिंग करके आए होते ना, तो लॉजिकल इन्फरेंस से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे सर। देखिए, मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्यों पढ़ने के लिए आपको सजेस्ट करता हूँ, सुपरफिशियल रीडिंग के अगेंस्ट में मैं क्यों हूँ सर, है ना। Why do I advocate comprehensive reading? Why do I advocate against this superficial understanding of the topics? Okay, आप सिंगल लाइन में या वन लाइन में क्वेश्चन की या नोट्स पढ़ के जाओगे तो उससे आपको कुछ अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट इट आउट। दोस्तों, आपको पता नहीं मेरे शब्द पसंद आए कि ना आए, बट सच्चाई यही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में अब थोड़ा डेप्थ लानी पड़ेगी, एंड देन यू नीड टू गो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एज वेल, है ना, तब जाके अब बातें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं सर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है सर, है ना, इसका आंसर तो ए आएगा, योग वशिष्ठ का अकबर आएगा सर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है रिसेंटली सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू दुनिया में इनॉग्रेट किया गया रामानुजाचार्य का सर, है ना, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हैदराबाद के अंदर किया गया। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, मूर्ति के बारे में नहीं पूछा। ये प्रश्न थियरी और करंट का लिंकेज था, बाय द वे, आपको ना पता हो तो सर, है ना। करंट के प्रश्न को बैकवर्ड लिंकेज के साथ पूछा गया है सर। क्या पूछा गया है? बैकवर्ड लिंकेज इसके साथ पूछा गया है। मतलब ये है कि ये करंट अफेयर्स को पूछ रहा है पीछे से जाते हुए, उसको आप एस्टैब्लिश करिए एक नोशन को कि क्या हो रहा था सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो पूछा गया द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इन अ सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा, सिटिंग पोज है ना, बैठे हुए रामानुजाचार्य जी सर, है ना, हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ रामानुजाचार्य। अब देखिए, ऐसा तो नहीं पूछा कि स्टैच्यू की साइज़ बता दीजिए, या ऐसा तो नहीं पूछा कि उसमें मटेरियल बता दीजिए सर, है ना, ऐसा तो नहीं पूछा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, हाँ समझ में आया कि नहीं है आपको। ऐसा तो नहीं पूछा कि इसकी खासियत क्या है, इसके फीचर्स क्या है सर, है ना। आपको पूछा क्या गया है, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू, सीधा सीधा पूछा गया है कि इसमें रामानुजा के टीचिंग्स क्या है, मतलब ये उनकी थियरी के साथ लिंक्ड अप है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब आप देखिए रामानुजाचार्य कब थे, तो करीबन 12th सेंचुरी का पीरियड आपको दिखेगा। इनकी विचारधारा को कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। क्या कहते हैं? विशिष्ट अद्वैत, मतलब वो अद्वैत दर्शन के ही प्रखर हिमायत करता थे, पर ये शंकराचार्य से थोड़े बहुत अलग हुआ करते थे सर, है ना। तो इनको क्वालिफाइड मोनिज्म के रूप में भी पहचानते हैं, या इसी को ही विशिष्ट अद्वैत के रूप में भी पहचानते हैं सर, है ना। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विशिष्ट अद्वैत और क्वालिफाइड मोनिज्म सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इसमें 4 पार्ट दिया गया है। द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन, वेदास आर एटर्नल, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वर मीन्स फॉर द हाईएस्ट ब्लिस, एंड साल्वेशन वॉज टू बी डन थ्रू मेडिटेशन। हमेशा याद रखेगा कि वो मूलतः से वेदांत दर्शन के विचारक है सर, है ना। और वेदांत दर्शन अगर आप समझने की कोशिश करोगे, भद्रयान जी के द्वारा जब से दिया गया, वहाँ से शंकराचार्य आए, और शंकराचार्य के बाद रामानुजा, माधवाचार्य, बाकी सारे आपको थिंकर्स देखेंगे, फिलोसफर्स देखेंगे। उसमें 2 ही चीज़ों की बात हो रही है कि ब्रह्म क्या है, हु इज़ द ब्रह्म सर, है ना। ब्रह्म का मतलब है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है सर, है ना, व्हाट इज़ द सुप्रीम रियलिटी सर, है ना। सुप्रीम रियलिटी के रूप में शंकराचार्य का मानना था कि आत्मन और ब्राह्मण आखिर में एक ही है सर, है ना। इंडिविजुअल एंड सोल बोथ आर वन ओनली। शंकराचार्य वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिविजुअल एंड सोल इज वन ओनली सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके सामने रामानुजाचार्य का मानना था कि इंडिविजुअल एंड ब्राह्मण, मतलब आत्मन और ब्राह्मण अगर एक ही है, पर ब्रह्म के रूप में विष्णु जी जो है वो सबसे मेन, ये सबसे अल्टीमेट रियलिटी, और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो वो कह रहे थे कि सरेंडर टू विष्णु
एंड सरेंडर टू विष्णु के साथ साथ नॉलेज का यूज करेंगे तो अल्टीमेटली हमको मोक्ष मिलेगा. सो ही एडवोकेटेड अ मिक्सचर ऑफ नॉलेज एंड द भक्ति टू अचीव सल्वेशन. समझ में आया कि नहीं आया? इन्होंने ज्ञान मार्ग की बात की है और भक्ति मार्ग की बात की है टू अचीव द साल्वेशन. मोक्ष प्राप्ति के लिए एक रास्ता दिखाया था कि समय पे ही हैड कैटेगरिकली हाईलाइटेड दिस पार्ट सर, है ना? समझे आप लोग? ठीक है. अब आपको इसमें से बताना है कि इनमें से क्या सही जा रहा है सर, है ना? समझे? तो एक दिया गया है वेदास आर एटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड होली अथॉरिटी. नो डाउट था, बट इसकी वेदास के ऊपर इतनी बात नहीं कर रहे. लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर दी एसेंशियल फॉर दी हाईएस्ट ब्लिस. लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ज्ञान की बात कर रहे हैं, पर ये तो न्याय दर्शन का सबसे कोर फिलोसफी है सर, है ना? साल्वेशन वॉज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन. मेडिटेशन वॉज इंटीग्रल पार्ट, पर ये पूर्ण रूप से इंटीग्रल नहीं है सर, है ना? ये तो योग दर्शन पूरी तरह से बताता है सर, है ना? इसमें आप देखोगे तो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नंबर ए जाता है. द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन. डिवोशन का मतलब क्या है कि आप भक्ति करिए. यू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड सर, है ना? तो आप जब भगवान को अपने आप को समर्पित करते हो, जब आप सरेंडर करते हो, तो आप एक ऐसे लेवल में चले जाते हो जहां अल्टीमेटली आपको मोक्ष प्राप्ति होती है सर, है ना? तो इनका जो सॉल्यूशन था उसमें से ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि रामानुजाचार्य का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ऑप्शन नंबर सर, है ना? तो ये करंट बेस था और इनफैक्ट लोगों ने करंट अफेयर्स में काफ़ी कवर किया था, पर थियरी नहीं पढ़ी थी सर, है ना? इनकी थियरी हमने हमारे प्लस क्लासेस के अंदर डिस्कस की थी सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट. तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे क्वालिफाइड मोनिज्म के रूप में रामानुजाचार्य, ये मेरे प्लस क्लास का एक स्नैपशॉट लिया हुआ है मैंने, वहाँ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सगुण ब्रह्म को पूजिए आप सर, है ना? और कहा गया कि इंडिविजुअल को भक्ति करिए सर, है ना? नॉलेज एंड योगा आर नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट भक्ति इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. डिवोशन टू गॉड, और वो भी विष्णु के रूप में सर, है ना? तो ही कंसिडर्ड विष्णु एज द ब्रह्मा सर, है ना? एंड भक्ति और सरेंडर टू गॉड एज द वे टू अचीव मोक्ष सर, है ना? तो विशिष्ट अद्वैत के रूप में थे. रामानुजाचार्य के बारे में कभी समय मिले तो पढ़िएगा. इनफैक्ट रामानुजाचार्य शंकराचार्य के बीच में ये क्लास के अंदर मैंने डिस्कशन करवाया हुआ है. अगर आप देख रहे हो ये स्लाइड्स के ऊपर, तो दिस इज़ दी स्लाइड्स जहाँ शंकराचार्य की टीचिंग्स है. ये जो टेबल है इसमें रामानुजाचार्य की टीचिंग्स है. इन दोनों को कंपेयर किया है. इसी तौर के ऊपर आप माधवाचार्य को भी कंपेयर कर सकते हो, आप वल्लभाचार्य को भी कंपेयर कर सकते हो सर, है ना? समझे? आप निम्रकाचार्य को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि निम्रकाचार्य ने द्वैत अद्वैत या भेद अभेद दिया था. फ्यूचर के अंदर यहाँ से प्रश्न आने की शक्यता है. आप देखिए बैकवर्ड लिंकेज से प्रश्न है सर, है ना? तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द बैकवर्ड लिंकेजेस. बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या है दोस्तों, कि पीछे से प्रश्न आपको पूछा गया है. यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस फ्रॉम द बैक साइड. ओके, कि भाई पीछे क्या चल रहा था सर. खैर चलते हैं आगे. लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी अब यहाँ से कैसे चलेगी. क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर चले जाते हैं सर. इसका आंसर ए आएगा सर, है ना? ए आएगा. द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन. द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन. इसका आंसर आपको ए दिख जाएगा सर, है ना? खैर लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक और करंट बेस लिंकेज फिर से आपको पूछी गई है. करंट बेस लिंकेज में आपको क्या पूछा गया है आप समझने की कोशिश करिए. तो पूछा गया है द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ न्यू सर्किट हाउस एट नियर द सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सोमनाथ टेम्पल सर, है ना? प्रधानमंत्री ने अभी तात्कालिक रूप से रिसेंटली एक सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन किया. आप देखिए तो सही है ना. और सर्किट हाउस के बारे में कौन याद रखता है सर, है ना? आप देखिए प्रश्न क्या पूछा है, सोमनाथ टेम्पल. मतलब फिर से आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न आया, आर्किटेक्चर का प्रश्न आया, मंदिरों के ऊपर से प्रश्न आया सर, है ना? अब क्या पूछा गया, सोमनाथ का इतिहास पूछ दिया गया है. दे हैड आस्क्ड यू द हिस्ट्री ऑफ द सोमनाथ टेम्पल सर, है ना? ये प्रश्न भी मैं कहूँगा कि करंट बेस्ड थियरी से लिंकेज होके गया है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो लिंक्ड विद द करंट बेस्ड क्वेश्चन ओनली सर, है ना? अब आप समझिए कि इसमें आपको कहानी मिलेगी कि सोमनाथ का इतिहास क्या है. पहला बोला गया है सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स. ओके, तो भारत में अगर आपको पता होगा 12 ज्योतिर्लिंग है. हाँ, गुजरात में सोमनाथ है, नागेश्वर है, नागेश्वर इसलिए द्वारका. जैसे महाराष्ट्र में भीमाशंकर है, त्र्यंबकेश्वर है,
है ना। उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर है ना। जैसे केदारनाथ है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो वैसे 12 ज्योतिर्लिंग से अलग अलग विस्तार में आए हुए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताए कहाँ कहाँ है। इसमें मैंने 5-6 तो आपको बता दिए ऑलरेडी सर। खैर, आप समझने की कोशिश करिए कि सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स श्राइन्स इन द हिस्ट्री, है ना, भारतीय। तो ये सही है सर, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। करंट बेस्ड लिंकेज से पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बिरूनी। अब देखिए, अल बिरूनी किसके समय पे आया था भारत में, या भारत में किसका कंटेम्प्रेरी था? वो था मोहम्मद गजनी का सर, है ना। और गजनी के बारे में अगर आप थोड़े बहुत जानते होंगे तो गजनी ने ही सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था सर, है ना। सो ही इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल, और उसने 16 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। और 1024-25 के आसपास का ट्रांजिशन पीरियड था जब उसने गुजरात के ऊपर अटैक किया था, सोमनाथ को लूट के गया था। अपने आप को बुद्ध शिकन का टाइटल देता है, बोला आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द आइडियल्स, है ना। तो इन बेसिस के रूप में सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला ये व्यक्ति था, और अल बिरूनी इसका कोट ऑथर था सर, है ना। अल बिरूनी ने एक किताब लिखी थी किताबुल हिंद करके सर, है ना। तो उसमें ये सब कहानी आपको मिल जाएगी सर, है ना। तो किताबुल हिंद की कहानी के अंदर से आपको स्टोरी दिखेगी। इसको मैंने एक बार फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया का एक यूट्यूब सेशन लिया था, उसमें कवर करवाया हुआ है सर, है ना। तो ये भी सही है सर, है ना। अब जो आज का टेम्पल है, प्रेजेंट डे टेम्पल है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब उसका जो फाउंडेशन है, राधा कृष्णन साहब के द्वारा किया गया था, भारतीय प्रेसिडेंट सर, है ना। अब इसमें क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड नहीं है, 1 2 1 2 3 करके नहीं पूछा। इस बार यूपीएससी ने आपको बख्श दिया, मतलब, है ना। यूपीएससी ने कहा कि चलो यार, बच्चों की फिर की नहीं लेते ज़्यादा, है ना, इतना ट्विस्टेड नहीं पूछते हैं सर, है ना, समझे। तो ये प्रश्न के ऊपर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या सही है इसके अंदर से, है ना। यू ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस पार्ट। ओके, राधा कृष्णन सही है। अरे, इसका नींव 1951 के आसपास रखा गया था। और वल्लभ भाई पटेल, अगर आपको जानकारी होगी तो इनका विचार था कि आधुनिक मंदिर की नींव रखी जाए सर, है ना, क्योंकि पुराना मंदिर टूट गया था और उसके बाद कोई बना नहीं पाया था उतना बड़ी मात्रा में सर, है ना। तो देन राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो गए थे सर, है ना। और इसको लेके नेहरू जी के साथ उनका काफ़ी विवाद भी हुआ था, क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट यू शुड नॉट विजिट, बट राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि क्यों नहीं जा सकता, मैं पर्सनल कैपेसिटी में जा, मेरी आस्था का विषय है, मेरी श्रद्धा का विषय है, मुझे अपने देश की कल्चर के ऊपर गर्व है, मुझे फ़क्र है इस बात के ऊपर सर, है ना। तो इस बेसिस के रूप में फिर काफ़ी हुआ था। इनफैक्ट सोमनाथ के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी, जय सोमनाथ। ओके, ये जय सोमनाथ करके जो किताब है, ये कन्हैयालाल मुंशी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस किताब है। समय मिले तो इसके थोड़े एक्सेप्ट पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगी सर, है ना। इसमें इसके इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो इसका आंसर 3 वाला गलत है सर, है ना। तो 3 गलत है, तो 3 को निकाल दो सर, ऑटोमेटिकली 3 को निकाल दोगे तो इसमें एलिमिनेशन की टेक्निक चल जाएगी सर, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में नहीं चल पा रही है, इसमें चल पा रही है सर, है ना। तो 3 वाला गलत है, 1 और 2 आर करेक्ट। ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शंस में बचेगा ही नहीं कोई सर, है ना। तो 1 और 2 ही सीधा सीधा बचता है, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर रहे हो। तो ये मीडियम क्वेश्चन था। मेरा मानना है कि इसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो यूपीएससी का पेपर ही फिर आपका सॉल्व नहीं होगा सर, है ना। काफ़ी बच्चों को ये डर लग रहा है कि सर अटेम्प्ट करने में डर लग रहा है। देखो यार, फिर आपको तो, है ना, वीर भोगे वसुंधरा वाली कहानी है सर, कि जो आपको वीरता तो दिखानी पड़ेगी, है ना। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहे हो, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप फ्लूक में तैयारी करिए, बट थोड़ी अच्छी तरह से अटेम्प्ट दीजिए सर, क्वेश्चंस को थोड़ा एनालिसिस करिए। 1 और 2 सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग का पार्ट है। गुजरात में नागेश्वर भी है। गजनी के बारे में बात की गई है, अल बिरूनी के द्वारा कैसे उसको प्लंडर किया गया था सर, है ना। राजेंद्र प्रसाद ने इसको इनॉग्रेट किया था। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी शुरुआत की थी। खैर, उनकी मृत्यु हो गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ही कुड नॉट सी द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल बीइंग मेड, मतलब बड़ा हो गया उसके बाद, बट स्टिल सर, है ना। आज अभी सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरपर्सन और उनके बोर्ड के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर है, और भी लीडर्स आपको मिल जाएंगे सर, है ना। बाय द वे, ये लेक्चर मैंने यूट्यूब के कवर किया था, इसी चैनल के ऊपर सर, है ना। इनफैक्ट यही बात की थी, प्राइम मिनिस्टर्स विजिट दी सोमनाथ टेम्पल। आप देखिए सर, है ना, यहाँ पे ये यूट्यूब लिंक है सर, है ना। ये मई महीने के आखिर के तारीख के अंदर मैंने करवाया था सर, है ना। गजनी के द्वारा अटैक किया गया है, भीमदेव 2, चालुक्यन आर्किटेक्चर, जय सोमनाथ, पार्ट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, एवरीथिंग कवर्ड इन द लेक्चर, है ना। इसको ढूंढ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा लेक्चर के अंदर से सर, है ना। यहाँ यूट्यूब में ही करवा दिया था सर, है ना। आपको लगता है कभी कभी कि मैं हवाई बातें करता हूँ, है ना। काफ़ी बच्चे बोल रहे होते हैं कि मास्टर को खुद जवाब नहीं पता है। मास्टर को जवाब पता था। देखो, मैं
सबसे पहले करने में नहीं मानता हूँ। मतलब लोग कहते हैं ना कि मैं सबसे पहला एनालिसिस निकालूंगा, मैं सबसे पहला एनालिसिस करके सिस्टम को चलाऊंगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ सर, है ना। मेरा ये मानना है कि एनालिसिस करे, शांति से करिए, फुर्सत से करिए और टाइम दे के करिए सर, है ना, सो दैट हमारी कोई भी एक्शंस हो उसको हम लोग जस्टिफाई कर पाए सर। ऐसा ना हो कि खाली हवाई बातें करते रहे सर, है ना, वी टॉक रैंडमली इन दी एयर सर, है ना। इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया ये एनालिसिस करने के लिए और रिजल्ट भी आ गया बाय द वे तब तक तो सर। खैर चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब जो अगले क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू होता है। मतलब आप देखोगे तो पहले 51, 52, 53 इस तरह से आया और फिर 81 से 90, मतलब करीबन 9 क्वेश्चन बाकी है। हमने 7 एक क्वेश्चन कर लिए हैं, आधा एक घंटे में हम लोग कर देंगे इसको भी सर। खैर चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एक सवाल क्या पूछा गया है, द ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड। ओके, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारत में डायरकी की स्थापना की गई थी सर, है ना। सो वाया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायरकी वॉज एस्टैब्लिश्ड, है ना। तो उसमें वो एग्जीक्यूटिव को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, आपने पढ़ा भी होगा किताबों के अंदर से सर, है ना। इनमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ओके, आपको भी पता है कि जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हुआ करती थी सर, है ना, उनके पास सत्ता थी कि वो इसके ऊपर से कानून बनाए, उसके एग्जीक्यूशन कर पाए। रिजर्व सब्जेक्ट्स वर दो सब्जेक्ट्स जहाँ पे खाली और खाली गवर्नर जनरल या गवर्नर इन काउंसिल, जो उसकी जो परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, उसी के थ्रू बेसिकली काम करेंगे सर, है ना। समझे कि नहीं समझे। अब आप देखिए कि ब्रिटिश सरकार भारत को कहाँ से अधिकार देगी। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, और अगर आप भारतीय इतिहास को थोड़ा बहुत समझते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से हर साल क्वेश्चन आए हैं। ऑलमोस्ट एक आध साल ऑल्टरनेट छोड़ के क्वेश्चन आएंगे, प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो मेंस में आएगा, है ना। पर ऑल्टरनेट ईयर्स के अंदर क्वेश्चन पूछता रहेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल खत्म हो जाएंगे सर, है ना। सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको इस प्रकार के प्रश्नों की जानकारी होनी चाहिए। अब आप लॉजिक से सोचिए इसको, क्या ब्रिटिश ये चाहेंगे कि भारत के लोगों को पुलिस का अधिकार मिल जाए, हमारी परिषदों को सर, है ना। डू यू थिंक दैट द ब्रिटिश will accept that the local governments and the local bodies will have policing power? अरे पुलिस, आर्मी, सिविल सर्विसेज के थ्रू तो इन्होंने पूरा इंपीरियलिज्म किया था। पुलिस, आर्मी और सिविल सर्विसेज के थ्रू तो पूरा साम्राज्य बनाया था इन्होंने। तो हाउ विल दे अलाउ अस टू गवर्न द पुलिस? पुलिस तो अपने हाथ में रखेंगे। 1919 में तो कोई सवाल ही नहीं था सर, है ना। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था अभी तो सर। 1935 का कानून जो था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगर आपने जानकारी रखते होगे, उसमें हमको जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनती है उनके हाथ में थोड़ा पुलिस का पावर दिया गया था। कांग्रेस ने 7 राज्यों में सरकार भी बनाई, उसके बाद आपने पढ़ा भी होगा सर, है ना। You might have studied in the books as well that the Congress was able to establish governments in 7 states. It's a very long story सर, है ना। पर वो तो आगे की बात है, हम तो अभी यहाँ पे ही रुके हुए हैं सर, है ना। समझे आप लोग, ठीक है। पुलिस को हटा दो सर, है ना। आप देखिए पुलिस को हटा दो, देखिए 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 देखिए, जादू है, एकदम एकदम जादू है सर, है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। खैर तो अच्छा, पूछा गया रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या है, सॉरी माय बैड, है। पूछा गया रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या है सर, है ना। रिजर्व सब्जेक्ट्स में पुलिस आएगा कि नहीं आएगा? ज़रूर से आएगा सर, है ना। रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप देखिए तो पुलिस तो ऑब्वियस है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने मतलब गवर्नर अपने पास ही रखेगा सर, है ना। स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगा सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो पुलिस अपने पास है। अब जहाँ पुलिस आता है वो आपका आंसर में से एक तो बनने की शक्यता रहेगी सर, है ना, पूरी तरह से। दूसरा है रेवेन्यू सर, है ना। आप देखिए कि द ब्रिटिश वॉन्टेड टू कंट्रोल इंडिया इकोनॉमिकली, है ना। इनको इकोनॉमिकली पैसा चाहिए था, और रेवेन्यू अगर राज्यों की सरकार को दे देगी तो सरकार क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे होगा। आप लॉजिक से लगाइए सर। रिजर्व सब्जेक्ट्स पूछा गया ना, ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट्स, ओके सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। रेवेन्यू के बिना तो दुकान नहीं चलेगी, है ना। रेवेन्यू के बिना ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं होगा। इफ दे विल गिव द पावर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स, देन इवेंचुअली उनकी पैसे कमाने की और भारत से जो टैक्स कलेक्ट करने की सत्ता है वो खत्म हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल्सो द रिजर्व सब्जेक्ट्स, है ना। दे विल नॉट गिव टू द इंडियन पीपल। न्याय व्यवस्था, जस्टिस सिस्टम सर, है ना। अरे भाई साहब, इतनी इंपॉर्टेंट सिस्टम, हाउ डू यू थिंक दैट द ब्रिटिश विल बी गिविंग द जस्टिस सिस्टम टू द इंडियन पीपल? आपने एक इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी सुनी होगी। इल्बर्ट बिल में भी तो यही हुआ था ना, इंडियन जजेस को पावर देने की बात हुई थी, उसमें भी कितना हंगामा हो गया सर।
तो ब्रिटिश सेड कि इंडियंस आर अनफिट टू रूल, इनके पास नॉलेज ही नहीं है सर, है ना। तो ये तीनों के तीनों रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। तो लोकल बॉडीज़ को कहा गया कि तुम है ना लोकल गवर्नमेंट चलाओ, है नगर पालिकाओं का संचालन करो, वो तुम्हारे लिए ठीक है सर, है ना। तो 1, 3 and 4 सर, है ना, दे आर द रिजर्व सब्जेक्ट्स, ओके। एंड दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट मीडियम, और मैं तो कहूँगा कि थोड़ा ईजी क्वेश्चन भी था सर, है ना। इसमें कोई ज़्यादा तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लॉजिक से भी इसका आराम से एनालिसिस कर पाएंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। इसको तो ज़रूर से अटेम्प्ट करना चाहिए। इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें इजी आए थे इस बार। पहली बार ऐसा हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको इजी पूछा, मतलब पिछले 2-3 साल का मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द एनालिसिस ऑफ लास्ट 2-3 years. This was the first year where the modern history questions were easy in nature. मतलब उसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं हुई सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। सो डायरकी आती है जहाँ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर और रिजर्व्स में एस्टेब्लिश किया गया। रिजर्व सब्जेक्ट्स में इरिगेशन, प्रेस, फाइनेंस, पुलिस, जस्टिस था, मतलब ये सब ब्रिटिश सरकार ने अपने पास में रखा था, अपने गवर्नर के अंडर में ही रखा था, जिसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करती थी। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर दे दिया। ये स्पेक्ट्रम में भी कवर है और इसके एक्सप्लेनेशन मेरे लाइव क्लास में भी आपको मिल जाएगी। ये क्लास के लिंक है बाय द वे, यहाँ पे देखिए सर, है ना, इधर देखो, इधर यहाँ पे सर, है ना। काफ़ी बच्चे हवाबाजी करते हैं कि मास्टर पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। प्लस क्लास के लिंक है, ये मेरा ही थोबड़ा है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हो रिजर्व सब्जेक्ट्स, इरिगेशन, प्रेस, फाइनेंस, पुलिस एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज, दिख रहा है आपको यहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट, ये देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं सर, है ना। तो ऐसे प्रश्न आपको आए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं। स्पेक्ट्रम से भी एनालिसिस हो सकता था, ना हो लॉजिक से भी हो सकता था कि अंग्रेज़ क्या देंगे हमको सर, है ना। आप जब तक ये क्रिटिकल थॉट डेवलप नहीं करते हो इन योर होल प्रिपरेशन जर्नी, तो देन इट विल बी वेरी मच डेट्रीमेंटल इन द लॉन्ग रन एज वेल, है ना। क्यों क्रिटिकल क्वेश्चंस एनालिसिस वाले आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इन द मिडीवल इंडिया द टर्म फनम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर, है ना। फनम किसको कहते हैं भाई, हाँ फनम किसको कहते हैं सर, है ना। क्लॉथिंग, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स एंड कॉइन्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीधा कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन सर, है ना, कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन। ये भी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के, हाँ ये कीवर्ड है, टर्मिनोलॉजी बेस्ड प्रश्न आते हैं ना सर। ये देखिए कीवर्ड है, फनम क्या है, सनम क्या है, हाँ सनम रे, तो यहाँ पूछ दिया फनम क्या है, फनम FNAM सर, है ना। अब देखिए कि ऐसे कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन में आप क्या करोगे सर, है ना। व्हाट विल यू डू इन दिस कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन, आइदर यू अटेम्प्ट इट और स्किप इट, देयर इज नो ऑप्शंस ऑफ 50-50 सर, है ना। मेरा मानना है कि अगर नहीं आ रहा है तो स्किप करना चाहिए सर, है ना। समझे कि नहीं समझे। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कहाँ से करना है, तो एक्चुअल में ये कल्चरल टर्म्स है सर, है ना। और आर्ट एंड कल्चर के अंदर से बहुत सारी कल्चरल टर्म्स यूपीएससी पूछता रहा है, तो इसी के अंदर से ये सवाल है। ये कॉइन्स का एक प्रकार था सर, है ना। तो आपने विजयनगर एम्पायर के बारे में जानकारी रखते होंगे सर, है ना, विजयनगर और वहाँ पे सर, है ना। तो उनके जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको पगोड़ा के रूप में पहचानते थे, वरह के रूप में पहचानते थे। ये जो पगोड़ा था, ये पगोड़ा का एक यूनिट था, मतलब आप कहते हैं ना कि भारत में 1 रुपया है, 1 रुपया के बाद पैसा आता है सर, है ना, कि कितना पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, है ना, 75 पैसा और 1 रुपया सर। तो वैसे ही एक पगोड़ा का 1/8 या 1/4 एक फ्रैक्शन यूनिट जो था, एक स्मॉल यूनिट था, स्मॉल या फ्रैक्शन यूनिट हुआ करता था, उसे हम लोग कहते थे फनम सर। समझ में आया कि नहीं है, दैट वॉज कॉल्ड एज फनम सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो ये फनम हुआ करता था, और ये फनम मूलतः से सिक्कों का प्रकार था सर, है ना। ऐसे प्रश्न स्किप करने चाहिए मेरे हिसाब से। ज़्यादा हीरोबाजी करने गए, है ना, हीरोपंती, है ना, इसको आती नहीं और मेरी जाती नहीं, वो फिल्मों में ज़्यादा ठीक रहता है सर। समझ में आया कि नहीं आया, कि हीरोपंती इसकी आती नहीं मेरी जाती नहीं, यहाँ करने जाओगे तो लंबे हो जाओगे, है ना। ऐसे नेगेटिव में चले जाओगे -2.67 हो जाएगा। एक्सपर्ट लेवल की डिफ़िकल्टी चाहिए इसके अंदर से। इनफैक्ट ऑप्शनल के विद्यार्थी भी इसको क्लिक करते करते भारी पड़ जाएगा सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स का एक स्पेशल मिडिवल यूनिट था, पगोड़ा विजयनगर में यूज़ होते थे। पणम और फणम बेसिकली पैसों का प्रकार है। ये मलयालम लैंग्वेज में, आज का जो केरला है, मलाबार रीजन है, उसमें आज भी ये बोला जाता है सर, है ना। समझ में आया कि नहीं है आपको।
सो इट इज़ स्टिल बीइंग स्पोकन इन द फॉर्म ऑफ केरला रीजन के अंदर। इसको मलाबार के रीजन में आपको मिल जाएगा सर, आपको सर, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको यहाँ से दी गई है। ऐसे प्रश्न भी आए हैं दोस्तों, बहुत भारी वाले प्रश्न हैं, तो मेरे हिसाब से आपको स्किप कर देना चाहिए। सिंघानिया साहब की किताब आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें कॉइन्स का एक चैप्टर है, इंडियन कॉइन्स, हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स, है ना। उसमें कॉइन्स का एक चैप्टर दिया गया है लेटेस्ट एडिशन में सर, है ना। पुराने एडिशन में तो नहीं होगा, सेकंड या थर्ड एडिशन में तो दिया गया है, लेटेस्ट एडिशन के अंदर। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इनको सजेस्ट कर सकते, मतलब यू कैन रीड दैट, ओके, कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अदर देन दिस आई डोंट सी एनीथिंग जहाँ आप अटेम्प्ट कर पाएंगे सर, है ना। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बी आएगा, कॉइन्स आएगा सर, है ना। फॉर्म ऐसे हर साल आते हैं, कुछ कुछ ईजी होते हैं, कुछ कुछ बहुत टफ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर से। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। भारत के फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर ये प्रश्न है, और प्रश्न के अंदर आपको पूछा गया है बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चैटर्जी, रास बिहारी बोस, 3 नाम दिए हैं, और पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी सर, है ना। इनमें से कौन कौन लोग गदर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे सर, है ना। 1 2 2 ओनली, 1 and 3 ओनली सर, है ना। और यू विल फाइंड कि थियोरिटिकल बेस के रूप में आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट ऑल्टरनेटिव इसका रहेगा सर, है ना। समझे आप लोग, ठीक है। तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से वन ऑफ दी मोस्ट सिंपलेस्ट प्रश्न था, मीडियम डिफ़िकल्टी है पर आराम से आंसर हो पाएगा सर, है ना। बरिंद्र कुमार घोष का नाम अगर आपने सुना होगा तो ये मूलतः से आपको दिखते हैं अनुशीलन समिति के साथ, है ना। ये बंगाल के लीडर्स थे, और अनुशीलन समिति में एक ग्रुप हुआ करता था युगांतर, उसके साथ जुड़े हुए थे सर, है ना। लेटर ऑन ये यूरोप चले जाते हैं, अगर आपको जानकारी होगी तो ही विल बी गोइंग टू यूरोप एज वेल, ओके। सो यू विल फाइंड कि इज पार्ट ऑफ द अनुशीलन समिति, ही गोज टू यूरोप एज अ पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। गदर के साथ जुड़े हुए नहीं है सर, है ना। इनफैक्ट बरिंद्र कुमार वॉज द ब्रदर ऑफ औरोबिंदो सर, है ना। औरोबिंदो का तो नाम सुना होगा आपने सर, महर्षि अरविंद का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो औरोबिंदो के ब्रदर हुआ करते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। तो बरिंद्र कुमार घोष का तो ऑटोमेटिकली यहाँ चैप्टर चला गया सर, है ना। मतलब यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये तो नहीं थे सर, है ना। तो आप 1 को निकाल दीजिए सर, है ना। पहला तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि 1 वाला ऑप्शन जहाँ जहाँ आ रहा है उसको निकाल दो, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। जोगेश चैटर्जी एंड रास बिहारी बोस, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। अब आइदर ऑफ दी 1 कैन बी द राइट आंसर। जोगेश चैटर्जी की इंपॉर्टेंस ये है कि ये एचआरए के साथ जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। आपने जानकारी रखते होंगे काकोरी कांड के बारे में सर, है ना। काकोरी में एक ट्रेन लूटी गई थी, पता है कि नहीं पता आपको सर, है ना। उनके साथ जुड़े हुए थे ना ये तो, है ना, जोगेश चंद्र चैटर्जी, सचिन सान्याल एंड ऑल दिस पीपल, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला एंड रोशन सिंह, है ना। तो इनकी खासियत ये थी कि काकोरी में ट्रेन लूटते हैं ना सर, तो ट्रेन में जो कांड हुआ था इसके साथ फिर इनको पकड़ा भी गया था सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो जोगेश चैटर्जी का तो सवाल ही नहीं आता है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे सर, है ना। तीसरे है रास बिहारी बोस, द थर्ड ऑप्शन इज रास बिहारी बोस। अब इनका क्या योगदान है आप समझने की कोशिश करिए सर, है ना। रास बिहारी बोस का योगदान ये है कि ये गदर के साथ जुड़े हुए थे। एक्चुअली ये बंगाल से रिवॉल्यूशनरी, ये इज़ अ रिवॉल्यूशनरी बेस्ड इन बंगाल, एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट सर, है ना। तो वो गदर के साथ जुड़े हुए आपको लीडर के रूप में आपको दिखेंगे सर, है ना। और इनका योगदान ये था कि ये गदर को लीड करते हैं सर, है ना। अब गदर में होता क्या है सर, है ना, मूलतः से ये मूवमेंट तो पंजाब में होने वाला था, द गदर मूवमेंट वॉज टेकिंग प्लेस इन पंजाब सर, है ना। तो अमेरिका से बहुत सारे क्रांतिकारी आए थे, बट दे गॉट कॉट बाय द ब्रिटिश। तो रास बिहारी बोस को कहा गया कि आप जाइए उसको लीड करिए सर, है ना, कि हमारे बहुत सारे साथी लोग पकड़े गए हैं। तो रास बिहारी बोस फिर बंगाल से गए। इन्होंने इनफैक्ट ऑलरेडी वाइसरॉय के ऊपर, अगर आपको जानकारी होगी, हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब डाला था इन्होंने, और सचिन सन्याल ने इकट्ठा होकर दे थ्रू अ बॉम्ब ऑन द वाइसरॉय हार्डिंग सर, है ना। तो ये रास बिहारी बोस की स्टोरी है, ये गदर के साथ है। गदर में फिर उनको ऐसा लगा कि पकड़े जाएंगे सर, है ना, तो फिर वहाँ से वो फिर जापान चले गए सर, है ना। और जापान जाने के बाद वो वहाँ पे ही रहे 1942-43 में सर, है ना। फाइनली उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना करनी थी, तब सुभाष चंद्र बोस की मदद की, इनफैक्ट जापानीज सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन किया,
ये जापान में जाके ही सेटल हो गए, ही मैरिड अ जैपनीज़ लेडी एज वेल सर, है ना। तो ऐसी सब कहानी आपको यहाँ से दिखेगी सर, ठीक है। तो 2 वाला भी गलत है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा सर, है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये आपको 100% अटैम्प्ट करना चाहिए, 50-50 भी नहीं, मैं तो कहूँगा 100% अटैम्प्ट। ऐसे नहीं करोगे तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगी सर, है ना। तो इन डेप्थ रीडिंग करिए सर, है ना। क्रांतिकारियों के नाम पूछे, बहुत टाइम के बाद क्रांतिकारियों के ऊपर से प्रश्न आया है। 2015-16 में गदर पूछा था, उसके बाद कुछ सालों तक गदर नहीं पूछा है, इस बार फिर से गदर पूछा गया सर, है ना। तो दिस थिंग शोज कि द यूपीएससी इज क्वाइट सिंसियर एंड सीरियस अबाउट द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड सर, है ना। तो रासबिहारी बोस was associated with 1915 was called to lead Ghadar movement but later on aspect to Japan because Defense of India Act was passed। उनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन वहाँ पे जापान की सरकार टाइटल भी देती है सर, है ना। तो लाइव क्लास में डिस्कस किया है। जोगेश चैटर्जी एचआरए के साथ जुड़े हुए थे और वरिंद्र कुमार घोष ब्रदर ऑफ अनुशीलन समिति युगांतर के साथ जुड़े थे। ये भी स्पेक्ट्रम के अंदर कवर किया गया है, स्टैंडर्ड है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। इसका आंसर सी होगा, सॉरी, है ना, इसमें मैंने बी किया है, ओनली सी है सर, है ना। ओनली 3 इज़ करेक्ट, ओके। इसका आंसर सी होगा थोड़ा सा। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ये है, यहाँ पे रासबिहारी बोस का नाम लिखा गया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे सर, है ना। कैन यू सी द नेम ओवर हियर, सचिन सन्याल, रासबिहारी बोस, गदर। ये मेरे लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है सर, ठीक है। इसके सिवाय अगर आप देखोगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सर, है ना, 1924 में स्थापना हुई। जोगेश चैटर्जी नाम देख रहे हो यहाँ पे फोटो के साथ यहाँ पे डाला हुआ है सर, है ना। ये मेरे प्लस क्लास का स्क्रीनशॉट है सर, है ना। इसके सिवाय अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप, बरिंद्र कुमार घोष सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। भवानी मंदिर करके इन्होंने एक मैगज़ीन पब्लिश किया था जिसमें बम बनाने की टेक्निक भी बताई थी लोगों को सर, है ना। तो ऐसे सवाल है, ऐसे सवालों का जवाब आपको ढूंढना है, जानना है, तो हमारे प्लस क्लासेस में आई। ये स्पेक्ट्रम में कवर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये स्पेक्ट्रम में नहीं है सर, है ना। पर स्पेक्ट्रम में पढ़ने में बहुत खिचड़ी हो जाती है। आप जब क्लास अटेंड करते हो तो ये चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड होती हैं एंड ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद भी रहती है, क्योंकि वर्बल, विजुअल, ऑडियो मेमोरी सब कुछ मिक्सचर के थ्रू मिलेगा, तो इट विल बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन एज वेल सर। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्रिप्स मिशन के बारे में आपको पूछा गया है। और सवाल ये थियोरिटिकल सवाल था, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि क्रिप्स मिशन ने इनमें से कौन सी चीज़ें सजेस्ट की थी, इनमें से कौन सी चीज़ें पैरेलल के अंदर लिखी है, एंड इन्हीं के बेसिस के ऊपर से आपको आइडेंटिफाई बताना है कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है सर, है ना। तो पहला है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। okay, भविष्य में स्टेटस के लिए कोई भी राज्य होगा उसको एक अलग से एग्रीमेंट करने की छुट्टी है सर ना। क्रिप्स कब आया था सर, 1942 के अंदर आया था। क्यों आया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को हेल्प चाहिए थी इंडिया की कोऑपरेशन में, इंडियंस कोई बड़ा बखेड़ा ना करे और ब्रिटेन के सामने बगावत ना करे, इसके लिए क्रिप्स के मिशन को भेजा गया था सर, है ना। क्या पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसने एक डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो, पोस्ट वॉर कि भाई युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनेंट स्टेटस देंगे सर, है ना, समझे। तो गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, बोले भाई साहब ये क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो, हाँ तुम डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सर, है ना। इसी में इसने कहा था कि हम एक संवैधानिक सभा बनाएंगे। क्या बोला गया है, नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज द प्रिंसली स्टेट्स। इसने कहा था कि भारत की एक संवैधानिक सभा बनेगी, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आएंगे, प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे सर, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। भारत में उस टाइम पे बहुत सारे राज्य थे ना, करीबन 11 राज्य थे। पंजाब था, सिंध था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, बंगाल था, असम हुआ करता था, मद्रास था, सीपी था, सेंट्रल प्रोविंस मतलब आज का मध्य प्रदेश था, यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस था, है ना, बॉम्बे प्रोविंस था, उड़ीसा था। तो इन सब प्रोविंसेस के मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट नहीं थे, तो वहाँ से इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। रजवाड़े जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स भेजेंगे सर, है ना। तो ऐसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, जब कैबिनेट मिशन ने अपना प्रपोजल दिया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ से तो बन के आई थी सर, है ना। तो ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग, है ना। और ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत जा रहा है सर, है ना।
दूसरा क्या है, एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई भी राज्य जो नया संविधान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उसको ब्रिटेन ने अलग से सप्लीमेंट किया था। ये सही है सर, है ना। इनफैक्ट राइट टू सिसेशन की बात की गई है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रिप्स मिशन की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये थी कि ये सिसेशन को अलाउ कर रहा था, इनडायरेक्टली इसने पाकिस्तान की मांग को भी स्वीकार लिया था सर, है ना। तो ये कहा गया था कि ब्रिटेन उसके लिए सेपरेट एग्रीमेंट करके देगा इंडियन यूनियन के तहत ही सर, है ना, ये अलग से करके देगा सर, है ना। तो इन बेसिस के रूप में इसको ऑप्शन नंबर 2 को सही कहा गया है सर। इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें कहा गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब भारत को कंप्लीट फ्रीडम तो कभी मिलेगी ही नहीं। इनफैक्ट डिफेंस ऑफ इंडिया अभी भी ब्रिटिश हाथ में रहेगा। तो उसको लेके जिन्ना थोड़ा बौखलाए हुए थे कि ये कैसे हो गया सर, है ना। अगर आप सिसेशन की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान अलग से बनना चाहिए सर, पर इसमें एक प्रोविज़न था सर, है ना। तो इसका राइट आंसर इसके लिए बी आएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, है ना। इनफैक्ट दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, इसको भी आप स्पेक्ट्रम से आंसर कर पाओगे सर, है ना। देखिए मैं सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को इसके लिए पीछे बताता रह रहा हूँ कि कौन सी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। कि आप अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो स्पेक्ट्रम को पकड़ के रहिए, ट्रस्ट करिए अपने आप को सर, है ना। टिल द टाइम यू विल नॉट ट्रस्ट द प्रोसेस, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होगा, यू आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। मैंने ये देखा है बच्चों को, कैंडिडेट्स को, कि वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि हम क्या कह सकते हैं कि ट्रस्ट करने से मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। क्या ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना आपको प्रक्रिया को। खैर ये सवाल था, आपको पूछा गया था 84 के अंदर, इसको ज़रूर से अटेम्प्ट करना चाहिए 100%। इनफैक्ट स्टैफोर्ड क्रिप्स गिव द प्रपोजल अबाउट हिज मिशन, द प्रपोजल इंक्लूडेड डोमिनियन स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेस्ड ऑन द पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स by the princely state and partly elected members by the provincial assemblies, है ना। Cripps mission also proposed that any province not willing to join the Indian Union will be given an options for a separate agreement with Britain। स्पेक्ट्रम में कवर्ड था, लाइव क्लास में भी हमने पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही क्लियर कट लिखा गया है, एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू जॉइन द यूनियन विल हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ सेपरेट यूनियन सर, है ना। बट द डिफेंस विल बी रिमेन इन द ब्रिटिश हैंड्स, द गवर्नर जनरल्स पावर सर, है ना। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत ये प्रश्न आपको मतलब क्रिप्स मिशन आया था, कभी बाद में बात करेंगे, प्लस क्लासेस में आएंगे फुर्सत से सर। खैर इसके सिवाय क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 वेरी टफ क्वेश्चन सर, है ना, वेरी टफ क्वेश्चन सर, है ना, पर ये एलिमिनेशन से जा सकता था। मैं आपको बताता हूँ कैसे सर, है ना। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, ओके, है ना। एंड पूछा गया है नीति प्रकरण, परिशिष्ट पौरण, अवदान शतक एंड त्रिसहस्त्री लक्षण महापुराण सर, है ना। समझे कि नहीं समझे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जैन साहित्य की किताब है सर, है ना। अब 2 साल से जैनिज्म से प्रश्न आया नहीं था, बुद्धिज्म जैनिज्म से, तो इस बार पूछ दिया इन्होंने, और पूछा तो भी ऐसा पूछा कि मतलब, है ना, थोड़ा ऊपर से पूछ दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लग जाएगी सर, है ना। पहली बात तो ये अच्छी है सर, है ना। तो वी शुड बी ग्रेसफुल टू गॉड कि भाई साहब इसमें एलिमिनेशन टेक्निक लग रही है सर। कैसे लग रही है मैं आपको बताता हूँ सर, है ना। अगर आप थोड़ी बहुत अवदान साहित्य के बारे में जानते हो सर, है ना, तो आपको जानकारी मिलेगी कि अवदान लिटरेचर इज पार्ट ऑफ बुद्धिज्म सर, है ना। जैसे किताब है दिव्य अवदान सर, है ना, दिव्य अवदान लिटरेचर, वेरी फेमस बुक। इसमें अशोक के बारे में लिखा गया है, इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिखा गया है, बहुत सारे राजाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी सर, ठीक है ना। दिस बुक इज रिटन एंड दिस बुक मेंशंस अबाउट मल्टीपल किंग्स एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो अगर आपको जानकारी होगी कि दिव्य अवदान में पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी लिखा गया कि कैसे पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को तोड़ दिया था सर, है ना। अगर आपको उतना पता है तो आपको ये पता चलेगा कि अवदान है ये मूलतः से बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है सर। समझ में आया कि नहीं है। अगर ये बुद्धिज़्म का पार्ट है, इट अ पार्ट ऑफ अ बुद्धिस्ट लिटरेचर, आपको एक पता है सर, ज़्यादा नहीं है, अवदान लिटरेचर के बारे में लिखा है थोड़ा बहुत, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि 3 वाला ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए कि एलिमिनेशन में 3 है कहीं पे, हाँ भाई साहब है, टफ क्वेश्चन है, बट इफ़ यू हैव रेड इन अ कंसेप्चुअल वे, अगर आपने डेप्थ में रीडिंग की है कोई एक टॉपिक की सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब आना चाहिए सर, तो एलिमिनेशन से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हो रहे थे। क्वेश्चन टफ है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सबको आना चाहिए, पर कहने का मतलब क्या था, टफ क्वेश्चंस को
पढ़ने की तो एक टेक्निक होती है ना सर। तो 1, 2 एंड 4 ये तीनों के तीनों बुद्धिज़्म, सॉरी 1 भी इसका ही पार्ट है, क्या कहते हैं, बुद्धिज़्म का ही पार्ट है सर। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द बुद्धिज़्म, क्योंकि 1 यहाँ पे जा रहा है सर, है ना। एंड इसका राइट आंसर फिर आपका 2 एंड 4 बचेगा सर। गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके, समझे कि नहीं समझे। तो एलिमिनेशन से आप देखिए कि ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा सर, है ना। परिशिष्ट पौराण एंड 3 सहस्त्र लक्षण महापुराण आर पार्ट ऑफ द जैन लिटरेचर, समझे आप लोग, ठीक है। मेरा मानना है कि आपको 50-50 में ये क्वेश्चन को रख के अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए था, अगर आपने थोड़ी कंसेप्चुअल रीडिंग अच्छी तरह से की है 1 आध साल की तैयारी में, थोड़ा सोच के। और महापुराण तो आपको पता होगा, महापुराण तो जैनिज्म का पार्ट है। अगर आपने आदिसेन के बारे में, जीनसेन के बारे में, आदि पुराण नाम सुना है कि नहीं सुना, जीनसेन के द्वारा लिखा गया था, गुणभद्र के द्वारा लिखा गया था। ये राष्ट्रकूट लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर ऑफ द राष्ट्रकूट पीरियड, वहाँ से तो सवाल आया है सर, ठीक है। तो अवदान टेक्स्ट याद रखेगा, इसमें बहुत सारी किताब है। अवदान शतक है जहाँ मैंने आपको बताया, दिव्य अवदान है, समझ में आया कि नहीं आया, जहाँ बुद्ध के और मौर्य के, अशोक के बारे में बात किया गया है सर, ठीक है। नोटवर्दी स्टोरीज लिखी गई है बहुत सारी सर, है ना। किडिंग ऑफ ओके। नीति प्रकरण ये गाइडेंस है कि कैसे आपको नीति फॉलो करनी है, बुद्धा के टीचिंग्स के साथ है, हाँ, कैसे आपको एथिक्स फॉलो करना है सर। परिशिष्ट पौराण हेमचंद्राचार्य के द्वारा लिखा गया है, जहाँ जैनों की इतिहास है, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। और त्रिसहस्त्र लक्षण महापुराण जीनसेन और गुरुभद्र के द्वारा लिखा गया है, जहाँ जैन साधु संतों की और हीरो की बात की गई है। ट्विस्टेड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सबको आना चाहिए, बट एलिमिनेशन से लग सकता था। कैसे लग सकता था? प्रोवाइडेड यू हैव अ वेरी इन डेप्थ रीडिंग, ओके। इन डेप्थ रीडिंग के बिना तो नहीं होगा सर, है ना। तो अब तो यूपीएससी चाहता है कि थोड़ा इन डेप्थ रीडिंग करो, तो करो यार, अच्छे से करो। मैं उपिंदर सिंह में दिया गया है बाय द वे सर, है ना। उपिंदर सिंह मैम की जो किताब है उसमें दिया गया है, पर ओनली एंड ओनली ऑप्शनल स्टूडेंट शुड रीड। इनफैक्ट एक इसमें ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा रिस्क लेके आप एलिमिनेट कर सकते हो। अवदान साहित्य आपको पता होना चाहिए, देखो नाम ही है अवदान सेट, देखिए नाम भी लिखा गया यहाँ पे, नाम ही है, साहित्य का प्रकार है अवदान। बुद्धिज़्म के अंदर हमने पढ़ाया हुआ है प्लस क्लासेस के अंदर। यहाँ दिव्य अवदान की बात की गई है, अवदान लिटरेचर की बात की गई, देखिए यहाँ पे सर, है ना। हाँ, पुष्यमित्र शुंग के बारे में सर, है ना। तो ये अवदान लिटरेचर से ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा था। अब सवाल ये है कि बच्चे पूछेंगे कि सर याद रखना है, तो फिर क्लास करिए है आपने, प्लस क्लासेस ज्वाइन किया है, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो थोड़ा अच्छे से एलिमिनेट करिए, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए, रूट वर्ड्स को तोड़िए, है ना। ट्राई टू ब्रिंग डाउन एंड ब्रेक डाउन द रूट वर्ड्स, तो वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वन मोर ट्विस्टेड क्वेश्चन, भाई साहब इस बार तो बहुत ट्विस्टेड है ना। मतलब अभी आगे के 5 क्वेश्चन है, 86, 87, 88, 89 एंड 90, 5 में से ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन ट्विस्टेड आपको पूछे गए हैं। फिर से पूछा गया हिस्टोरिकल पर्सनालिटी कौन है, आर्यदेव, दीगनाग और नाथ मुनि, और कौन से इनमें से जैन, बुद्धिस्ट और वैष्णव स्कॉलर्स। और इसमें एलिमिनेशन नहीं लगेगा सर, है ना। नो एलिमिनेशन टेक्निक सर, है ना। इसमें कोई टेक्निक काम नहीं करेगी सर, है ना। इसमें मेरा ये मानना है कि इसको आपको स्किप कर देना चाहिए, नहीं आता है तो स्किप करना चाहिए। इट वॉज वेरी टफ क्वेश्चन बाय द वे सर, है ना, वेरी थियोरिटिकल एंड वेरी टफ सर। अब इसमें आपको बताता हूँ लॉजिक। बुद्धिज़्म को डिटेल में पढ़ोगे ना सर, तो बुद्धिज़्म में आप खाली बुद्धा के बारे में नहीं पढ़ते हो। बुद्धिज़्म में आप पढ़ते हो कि महायान करके एक संप्रदाय है, एक हीनयान करके संप्रदाय है, सही कि गलत सर, है ना। फिर महायान के फिलोसफर्स को भी पढ़ते हो, लीडर्स को भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो सर। तो आपको अगर फिलोसफर्स को पढ़ोगे तो क्या इसमें नाम नहीं मिलेगा? आपको एक दर्शन दिखेगा, माध्यमिक दर्शन, आपको एक दर्शन दिखेगा योगाचार्य दर्शन, ये सब बेसिकली महायान संप्रदाय के ही छोटे छोटे फिलोसफीज है। इसमें आपको दिग्नाग का नाम दिख जाएगा सर, है ना। यू विल फाइंड द नेम ऑफ दिग्नाग एंड आर्यदेव एज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर। यस, दिखता है सर। आर्यदेव के सामने यहाँ जैन स्कॉलर दिया गया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग सर, ठीक है ना। गेटिंग ऑफ पॉइंट। दिग्नाग वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, यस एब्सोल्युटली सर, ये संप्रदायों के अंदर दिया गया है। सवाल ये है कि आपको याद रहता है कि नहीं रहता है, ओके। आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन जानबूझ के नेगेटिव मार्किंग वालों के लिए दिया गया था कि बेटा जो बहुत उछलते हैं मल्टीपल क्वेश्चन स्टिक करने के चक्कर में, वो ऐसे क्वेश्चंस करके नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हैं। तीसरा दिया है नाथ मुनि। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर थे, इनफैक्ट रंगनाथ मुनि कहते हैं सर, है ना। रंगनाथ मुनि नाम सुना होगा आपने, रंगनाथ मुनि।
नाल दिव्य प्रबंधनम पता है कि नहीं पता आपको? नाल दिव्य प्रबंधनम एक्चुअली अगर आपको जानकारी होगी तो अलवर संप्रदाय है वैष्णवों के अंदर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म इन इंडिया, उसका कंपाइलेशन इन्होंने किया था। अलवर में टोटल पहले 12 साधु आए, नमा अलवर है, अंडाल है, पेरिया अलवर है, ये सब नाम आपको मिलेंगे। वो 12 टीचर्स थे, उनके टीचिंग्स का कंपाइलेशन हुआ और इट इज़ नोन एज द वेद, 5th वेद ऑफ द अलवर कम्युनिटी, तमिल वेद के रूप में भी पहचानते हैं इसको सर, है ना। ये नाथ मुनि के द्वारा दिया गया था, रंगनाथ मुनि के। ये वैष्णविज्म के साथ है, अलवर संप्रदाय। तो 2 and 3 आर करेक्टली मैच, है ना। आर्यदेव वॉज द बुद्धिस्ट स्कॉलर, ही वॉज नॉट जैन स्कॉलर, ओके। तो ये गलत हो गया सर, है ना। तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, है ना। तो इसका राइट आंसर 86 का आएगा सी, 86 का आएगा आंसर नंबर सी सर, है ना। एक्सपर्ट डिफिकल्टी क्वेश्चन, आई फील दैट कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ आंसरिंग, स्किप कर देना चाहिए सर, है ना। तो दिग्नाग वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ मुनि वॉज अ वैष्णव स्कॉलर, आर्यदेव वॉज अ बुद्धिस्ट फिलोसफर जो महायान ट्रेडिशन थे, माध्यमिक दर्शन इन्होंने दिया था नागार्जुन के साथ, है ना। दिग्नाग वॉज ऑल्सो बुद्धिस्ट स्कॉलर, इन्होंने हेतु विद्या स्कूल ऑफ लॉजिक दी थी, बुद्धिज्म में अंदर लॉजिकल एनालिसिस की बात करते हैं। नाथ मुनि अलवर संप्रदाय से थे जिन्होंने नालरिया दिव्य प्रबंधनम की स्थापना की थी, जो 12 अलवर साधुओं के द्वारा जो टीचिंग्स दिए गए थे उसका कंपाइलेशन है सर, है ना। कंपाइलेशन है सर, है ना। टीचिंग्स पहले आ गए थे, बाद में नाथ मुनि के द्वारा कंपाइलेशन हुआ। वेरी टफ क्वेश्चन भाई साहब, सुपर से ऊपर था। एक ही किताब में दिया है, उपिंदर सिंह ने सर। और दूसरा आप देखोगे मेरे क्लासेस में कवर किया है, देखना है तो इधर देखिए सर। आर्यदेव एंड दिग्नाग को मैंने गुप्ता पीरियड के गोल्डन एज में लिटरेचर के अंदर कवर किया था और मैंने बताया था कि गुप्ता पीरियड इज़ नोन एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंड बिकॉज इट इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो यहाँ बहुत सारे लिटरेचर का कंपाइलेशन हुआ संस्कृत में। इसमें आर्यदेव, आर्य असंग, दिग्नाग, वासुबंधु सबका नाम लिखा गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। गेटिंग ऑन पॉइंट। तो ये कहानी आपको मिल जाएगी यहाँ से। कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ कुछ नहीं थे, ऐसा नहीं कहेंगे कि सब थे, बट या देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस दैट कुड हैव बीन आंसर्ड फ्रॉम द स्लाइड्स जो मैंने यहाँ पे करवाई थी सर, है ना। क्वेश्चन नंबर 87 में चले जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। होपफुली इसका आंसर तो सी आएगा, आपको समझ में आ गया। 87 में चले जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग, ओके। और आपको पूछा गया है कि भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में, मंगोलों के बारे में। देखो पिछले साल भी मंगोलों का प्रश्न आया था, इवन लास्ट ईयर ऑल्सो दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन मंगोल इन्वेजन। और आपको पूछा गया था कि मंगोल इन्वेजन कब हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से सवाल है सर, है ना। इंटरमीडिएट डिफिकल्टी वाला प्रश्न है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है मेरे हिसाब से, आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो सर, है ना। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ये गलत है सर, है ना। मंगोल ऐसे तो चंगेज़ खुद आ गया था इल्तुतमिश के समय, पर भारत में नहीं आया सर। पिछले साल चंगेज़ से प्रश्न भी आया था। बलबन का कार्यकाल अगर आपको जानकारी होगी तो बलबन के कार्यकाल में मंगोल नॉर्थ वेस्ट तक आ चुके हैं और बलबन अपना लड़का भी घुमा देता है, मतलब हिज सन पास्ड अवे टू फाइट अगेंस्ट द मंगोल्स, ओके। तो जलालुद्दीन खिलजी तो बहुत बाद में आया सर, है ना। ये तो 1290 में आया, 1290 से लेकर 96 के बीच में, ये गलत है सर। और इसके बाद भारत में आ गए अलाउद्दीन खिलजी पे, तो ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा है सर, तो 1 तो एलिमिनेट कर दो सर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बीसीज सिटी, यस दिस इज करेक्ट, ओके। इनफैक्ट आप देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के सामने 6 बार लड़ाइयाँ की, 6 टाइम्स। 6 में से वो 4 बार मंगोलों को हरा देता है, 2 बार मंगोल उसको डिफीट करके दिल्ली तक आएंगे सर। अलाउद्दीन इनिशियली जब पावर के ऊपर आया ना तो अपने सपने में रहता था, होता है ना कि आदमी नशे में रहता है वैसा, है ना, यारो मुझे माफ़ करो मैं नशे में हूँ, वैसी कहानी है। तो उसको सिकंदर शानी बनना था, ही वांटेड टू बिकम अ न्यू अलेक्जेंडर। उसको प्रॉफिट बनना था, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन। फिर लेटर ऑन दिल्ली का एक कोतवाल था, वो कोतवाल ने उसको धमकाया, बोले ओए तुमको समझ में आता है कि नहीं आता, बोले तुम्हारे ये सपनों के कारण तुम्हारी राजधानी लूट के चले गए मंगोल, कुछ करो, है ना, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी सेना बनाई और मंगोलों के सामने लड़ाई करने का प्लान किया और फिर 4 दफ़ा उनको पराजित किया सर, है ना। तो ये सही है, एक बार दिल्ली के ऊपर घुसनखोरी की थी, मंगोल से आ गए थे सर, है ना। 2 इज़ करेक्ट, ओके। तीसरा आप देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट किंगडम टू द मंगोल्स, ये गलत है सर। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक की तो कहानी आपको ये दिखेगी कि इसने मंगोलों को हराने के लिए खुरासन एक्सपीडिशन की स्थापना की। व्हाट डू मीन बाय द खुरासन एक्सपीडिशन? खुरासन मतलब सेंट्रल एशिया, जहाँ से मंगोल्स आते थे, वहाँ आक्रमण करने के लिए उसने पूरी सेना बनाई। ही क्रिएटेड ए सेपरेट आर्मी
उसका नाम दिया खुरासन एक्सपीडिशन। बोले मैं घर में घुस के मारूंगा सर, है ना। तो ये मतलब पागल राजा था ना, इसको पगला राजा ऐसे ही थोड़ी कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक को सर, है ना, समझे। तो ये भी गलत है सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है सर, है ना, पहला गलत है, तीसरा गलत है, जहाँ निकाल दो तो आपका आंसर आप बचेगा ओनली 2 ओनली सर, है ना। इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी रिफॉर्म्स थे ना, अलाउद्दीन खिलजी इज़ नोन फॉर द रिफॉर्म्स, है ना, मार्केट रिफॉर्म्स, आर्मी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स, ये सब कुछ मंगोलों से बचने के लिए ही था। उसने सीरी का किला बनाया, है ना, वो उसको बेसिकली प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ किया गया कि भाई मंगोलों का आक्रमण से हम लोग रोक पाए सर, है ना। इनफैक्ट अटेम्प्टेबल क्वेश्चन था, ये तमिलनाडु बोर्ड की किताब में भी दिया गया है, दिस इज़ गिवन इन द तमिलनाडु बोर्ड बुक एज वेल, ऑल्सो कवर्ड इन माई लाइव क्लासेज एज वेल सर, है ना। तो मंगोल्स इन्वेडेड, बलबन के समय पे उसका लड़का गुजर गया, उसके बाद अलाउद्दीन के समय पे तो 6 बार भारत में आए, 4 बार अलाउद्दीन उनको डिफीट भी करता है, 2 बार ये लोग दिल्ली तक आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्लस क्लास में है, तमिलनाडु बोर्ड की किताब में भी इसमें अवेलेबल है, आपको समय मिले तो उसमें से भी पढ़ सकते हो सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सर। ये मेरे प्लस क्लास की स्लाइड्स है। फर्स्ट 2 इन्वेजन्स द मंगोल्स वर सेंट बैक, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सर, और यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्लाइड्स के साथ, दिस इज़ मी। यहाँ कुछ ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेनेशन है, बट यहाँ स्लाइड्स के अंदर आपको ज़्यादा समझाऊंगा सर, है ना। द थर्ड इन्वेशन मंगोल्स वर एबल टू पेनिट्रेट बट सेंट बैक, है ना, समझे कि नहीं समझे। अगर आप समझने की कोशिश करिए, ये सब चीज़ें दर्शाती है कि ये किस तरह से पेनिट्रेट कर पाए थे मंगोल्स के बारे में सर, है ना। तो यही कहानी आपको दिखेगी, और फिर अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी इसी के बेसिस के रूप में एस्टैब्लिश की गई है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन एक्सपेडिशन किया। मंगोल लीडर तमरसीन कैप्चर्ड सीन केम अप टू मेरठ, बट तुगलक ने उसके बाद फिर आक्रमण किया और पेशावर तक का पूरा साम्राज्य बना दिया। उसने अपनी पूरी आर्मी क्रिएट की, उसने कहा कि मैं इनको भगा के जाऊंगा सर, मंगोल्स को घर में घुस के मारूंगा सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कुल्हा दुरान क्या है, कुल्हा दुरान सर, है ना, कुल्हा दरन सर, व्हाट इज़ कुल्हा दरन, इंडियन हिस्ट्री के बारे में सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। हाँ, ये प्रश्न आउट ऑफ द बॉक्स था। क्यों था? क्योंकि ये स्किप करने लायक प्रश्न था, नेगेटिव मार्किंग में जाने की बहुत शक्यता थी सर, है ना। 50-50 में डालना है तो डाल सकते हैं, रिस्क लेके सर, है ना। नहीं पता था, देखो जैसे फनम आया था वैसे ये भी आ गया था, है ना। आते हैं क्वेश्चंस, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं आते हैं, ओके, बट देन आपका नसीब है, क्वेश्चन आया, आप कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, किस तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे सर, है ना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ओवर हियर, कि इसमें क्या पूछा गया है, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कल्हा दुरान क्या है। अरब मर्चेंट्स, कलंदर्स, पर्शियन कैलीग्राफिक्स। अब देखिए, कभी कभी आपको राइमिंग वर्ड्स डालेगा यूपीएससी, है ना, राइमिंग वर्ड्स समझ में आता है। कल्हा दरन, कलंदर, तमादम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर, अली दा पहला नंबर, है ना, लाल मेरी पथ रखियो भला झूले लाल, मत समझना, है ना, बुलाते पर जाने का नहीं। यूपीएससी भी कभी कभी जानबूझ के ऐसे शब्द डालेगी कि कलंदर और कला दरन आपको सेम लगेगा, ये तो नेगेटिव ही जाएगा, याद रखना ठीक है। रूट वर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है उसका सर, है ना, पर ये फंसाने वाला प्रश्न है, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस, ये तो होएगा ही नहीं सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। अरब मर्चेंट्स, व्यापारियों को क्या कहते थे? मलिक कहते थे, मलिक उत्तजार, समझे कि नहीं समझे। मुल्तानीज एंड लाहौरीज, मूर कहते थे व्यापारियों को, तो मूर, मुस्लिम मर्चेंट्स को तो मूर कहा जाता था, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। पर्शियन कैलीग्राफिक्स, नस्तलिक लिखने वाले लोग, स्क्रिप्ट होती है ना, हाँ, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे का पढ़ा होगा तो पता चलेगा कि ऑल्टरनेटिव ऐसा कुछ है नहीं, वो है सैयद। सैयद डायनेस्टी पता होगी, 1414 में पावर के ऊपर आती है, खिज़र खान के द्वारा एस्टैब्लिश की थी। ये खिज़र खान अपने आप को सैयद कह रहा था, ये तैमूर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया वंश था, क्योंकि तैमूर जब भारत से गया तो उसने खिज़र खान को सेनापति अपॉइंट करके गया था। खिज़र खान भारतीय था, और 1398 में जब तैमूर आया था, तैमूर ने बेसिकली दिल्ली और उसके आजू बाजू वाले एरिया को लूटपाट की थी। उसके बाद इसको खिज़र खान को दिल्ली में बिठा के गया था, पंजाब में बिठा के गया था, लेटर ऑन इसने दिल्ली कैप्चर किया फ्रॉम द तुगलक डायनेस्टी सर, है ना। ये अपने आप को सैयद कहते थे, है ना। तो सैयद बेसिकली एक टोपी पहनते थे, दिस टू वेयर अ टोपी, पॉइंटेड हैट हुआ करती थी। ये पॉइंटेड हैट बेसिकली उसको कलादरन कहते थे। समझ में आया कि नहीं है आपको सर, ठीक है। तो कलादरन वॉज अ स्पेशल कैप विच वॉज डिजाइन इन अ पॉइंटेड वे, इट वॉज worn by the Sayyid. The Sayyids were considered to be the relationship of Prophet Muhammad. ये
प्रॉफिट के साथ जुड़ने वाला वंश है, ये कहता है कि हम उनके वंशज हैं सर, है ना। तो ये सवाल था आपको सैयदों के बारे में। इनफैक्ट ये ऑप्शनल लेवल का प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ सर, है ना। तो ऑप्शनल में किताब आती है वीडी महाजन की किताब सर, है ना। तो उसमें बहुत लिमिटेड लोग रेफ़र करते हैं, उसमें ये दिया गया है वीडी महाजन साहब की किताब में, उसके सिवा कहीं पे नहीं है। स्किप करना चाहिए, वरना तो रिस्क लेना है, आगे पीछे का कुछ पढ़ा हुआ है रैंडमली तो उसमें से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट इट विल बी वेरी मच डेट्रीमेंटल इन द लॉन्ग रन एज वेल, है ना, अगर आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करोगे तो सर। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट सर, है ना। एंड इन बेसिस के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Dutch established their factories, warehouses on the east coast on the lands granted to them by Gajapati rulers. Alfonso de Albuquerque captured Goa from Bijapur. The East India Company established a fort on the plot of land leased from a representative of Vijayanagar Empire. Sir, है ना, one of the most easiest questions सर, ये मॉडर्न हिस्ट्री से है, ये भी स्पेक्ट्रम में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, डच की पहली फैक्ट्री बनी 1605 के बाद सर, है ना, मसूलीपट्टनम में बनी, पुलिकट में बनी, नागापट्टनम में बनी। गजपति डायनेस्टी उड़ीसा में रूल किया करती थी और इनका डिक्लाइन तो 1540s के बाद ही हो गया सर, गेटिंग अ पॉइंट। ये उड़ीसा में रूल किया करती थी। उड़ीसा आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पे है सर, इनकी फैक्ट्रीज यहाँ पे हुआ करती थी इनिशियली, यहाँ डच लोग, फिर ये उड़ीसा की तरफ गए थे, बालासोर की तरफ भी सर। तो वन वाला तो निगेट हो जाएगा सर, वन वाला तो निगेट हो जाएगा, वन को निगेट कर दो, वन को निगेट कर दो। थोड़ी बहुत भी अगर आपको इतिहास पता है ना, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं सर। जैसे आप देखिए तो 15 या 1650s के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में गई, किसने उसको ठेका दिया, या गोलकोंडा में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1632 के द्वारा। तो आपने फैक्चुअल हिस्ट्री थोड़ी तो पढ़नी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा पूरा बाहर से ही आएगा आपको सर, है ना। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, दिस इज़ ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होके। तो बचता क्या है, 2 and 3 इज़ करेक्ट। इनफैक्ट अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा कैप्चर किया था बीजापुर से, एब्सोल्युटली यस। गोवा वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम बीजापुर बाय द पोर्चुगीज़ एंड पोर्चुगीज़ ने बीजापुर को हराने के लिए विजयनगर के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। अल्बुकर्क तो कृष्णदेव राय के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है और कहता है कि हम आपके दोस्त हैं। गोवा से ही फिर आंत्रपोत का इंपॉर्टेंस पड़ता है। ये तो मेरे इसमें भी था, ये दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई GS लेक्चर्स, मैंने कवर कराया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के अंदर फैक्ट्री एस्टेब्लिश की फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब देखिए, विजयनगर टूटता है 1612 में सर, ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में पहुंचती है 1640 के आसपास। विजयनगर के टूटने के बाद 1612 के बाद जो रीजनल किंग्स थे वो लोग पावर में आए, जो अल्टीमेटली विजयनगर के ही अंडर में थे। उनके अपनी एलिगेंस, मतलब उनकी लॉयल्टी प्लीड किया करते थे सर। अब ऑप्शंस के अंदर भी देखोगे तो 2 and 3 करेक्ट जा रहा है सर, है ना, और यही सही है सर, है ना। तो चंद्रनगरी या चंद्रगिरी करके एक एरिया हुआ करता था, वहाँ के राजा जो विजयनगर के अंडर में आया करते थे, उन्होंने बेसिकली यू विल फाइंड कि क्या कहते हैं कि इनको मदद की ईस्ट इंडिया कंपनी को टू गिव द लैंड सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो चंद्रगिरी करके एक स्टेट था, उसके राजा के द्वारा ये आपको मिलेगी, जो विजयनगर का प्रतिनिधि था सर, है ना। विजयनगर के डिक्लाइन के ट्रांजिशन का ये सवाल है सर। दिस इज़ द मोस्ट अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। इनफैक्ट मेरा ये मान रहा है वो वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन। एक ही प्रश्न ईजी था ये पेपर में, यही था सर, है ना। इससे ज़्यादा ईजी कोई प्रश्न नहीं मिलेगा सर, है ना। तो ये तो सबको पता होना है। तो डच ने तो 1605-6 में बनाई, मसूलीपट्टनम निज़ामपट्टनम में। गजपति तो 1540s के बाद डिक्लाइन चले गए थे सर, है ना। अल्बुकर्क ने तो गोवा कैप्चर किया 1510 में, ये सही है सर, है ना। गोवा उसके बाद आंत्रपोर्ट बन गया। गोवा में हॉर्स की ट्रेडिंग बहुत होती थी, घोड़ों की व्यापार होती थी सर, है ना, क्योंकि पोर्चुगीज़ नंबर 1 नेवल पावर बन गए थे ना तब भारत में सर, है ना। मेरे क्लास में भी है, स्पेक्ट्रम में भी ये कवर किया गया, आप आइदर और में से आप पढ़ाई कर सकते हो सर, है ना। तो अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर इन 1510, दिस इज़ करेक्ट। दिस इज डिस्कस इन द लाइव क्लास सेशन एज वेल, आप ज़रूर से मेरे क्लासेस में देखेंगे। यहाँ बीजापुर की कहानी भी मैंने हाईलाइट की है सर। देखिए, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर इन 1510, आदिल शाही डायनेस्टी। एंड इसके सिवाय फोर्ट सेंट जॉर्ज लैंड वॉज टेकन ऑन लीज फ्रॉम द किंग ऑफ चंद्रगिरी हु वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे लिखा गया है 1639 में मद्रास को लीज में लिया इन्होंने, सेंट जॉर्ज बनाया वहाँ पे। इसकी भी खासियत यही है, लोकल किंग ऑफ चंद्रगिरी, और ये भी मेरे प्लस क्लास में है, स्पेक्ट्रम में भी कवर है सर, है ना। तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे जो है वो स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, प्लस क्लासेस में होंगे तो आपको ज़रूर से इसका लाभ मिला होगा सर, है ना।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एज वेल एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर एज वेल सर, है ना, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या बताता है सर, है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र गुलामी प्रथा के बारे में बहुत डिटेल में क्वेश्चन है भाई, है ना, पर्शियन लिटरेचर के ऊपर, संस्कृत लिटरेचर से क्वेश्चन पूछ दिया गया है सर, ठीक है। तो पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। इफ अ स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फ्री। If a son was born to female slave was fathered by the master son by her master, the son was entitled to legal status of the master son। मतलब अगर फीमेल दासी, अगर कोई स्त्री दासी अपने मास्टर मतलब अपने मालिक के संतान या उसको जन्म देती है, तो वो जो बेटा होगा उसको लीगल स्टेटस मिल जाएगा मास्टर के बेटे का, मतलब मालिक के बेटे का सर, है ना। क्या सही है इनमें से सर, ठीक है। तो इनफैक्ट ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है, नो वन एक्सपेक्टेड। ये भी उपिंदर सिंह मैम की किताब में दिया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुलामी प्रथा के बारे में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पैसा ना दे, अगर कोई व्यक्ति उधारी करके ना दे, युद्ध में जीते हुए गुलामों को अलग अलग प्रकार से बेसिकली आप इंक्लूड कर सकते हो। तो जुडिशियल पनिशमेंट, दंड प्रथा के रूप में आप उसको गुलाम बना सकते हो, ये सही है सर। इनफैक्ट गुलामी प्रथा भारत में एग्जिस्ट किया करती थी, ये मेगासिनिस नहीं लिखा था, पर कौटिल्य बहुत कैटेगरिकली बताता है। इसमें खासियत ये थी कि अगर कोई भी दासी अगर गुलामी प्रथा के दौरान अगर अपने मालिक के बेटे को जन्म देती है तो वो लीगली फ्री हो जाती हैं और मालिक के बेटे का स्टेटस जो है उसके संतान को मिल जाएगा सर, है ना। सो इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वॉज एंटाइटल्ड टू द लीगल सन ऑफ द स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। हाँ ज़रूर से सर, है ना, क्योंकि इसमें नियम थे कि भाई ये गुलाम थी आपकी और आपने उसको दासी के समय पे वो आपके बेटे को जन्म दे रही है, तो फिर उसको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, फिर कोई भेदभाव नहीं होगा सर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी किताबें हैं गुलामी प्रथा को लेके, जैसे आप देखोगे तो यू विल फाइंड बुक्स कॉल्ड नारद स्मृति, यू विल फाइंड बुक्स मनुस्मृति, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, सब में लिखा गया है सर, है ना। तो इट्स वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन, मुझे नहीं लग रहा है कि इसको मतलब आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे सर, है ना। बट अगर आप करना चाहते हो तो 50-50 बेसिस के ऊपर से आप इसको करना चाहिए सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो देर आर रेफरेंस टू स्लेव्स इन प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज द स्टेट। कौटिल्य लिस्ट डाउन वेरियस रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल स्लेव्स एंड लेज द पेनल्टी फॉर द ट्रांसग्रेशन एज वेल, कि अगर आपने गुलामों के अधिकार छीनने की कोशिश की तो भी खत्म हो जाएगा। स्लेव्स कहीं से भी आ सकते हैं, डेट एंस्लेवमेंट, वॉलेंट्री एंस्लेवमेंट, और उनको बेसिकली प्रॉपर्टी भी दी जा सकती थी एट टाइम्स, है ना। कौटिल्य स्टेट्स दैट इफ अ दासी बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज रिलीव्ड फ्रॉम एंस्लेवमेंट। अगर कोई दासी एक बेटे को जन्म दे रही है अपने मालिक के बेटे को, तो फिर उसको छुट्टी दे दी जाएगी। तो चाइल्ड वॉज कंसिडर एज अ फादर्स लेजिटिमेट सन सर, है ना। तो इससे क्या होगा कि दासी प्रथा के द्वारा संतान प्राप्ति का भी जन्म हो सकता है, ऐसा इनडायरेक्टली कौटिल्य ने बताया है। उपिंदर सिंह मैम ने दिया है, ये बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन था। इनफैक्ट मेरा मानना है कि अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, है ना। ओवरऑल मुझे क्या लगा है ये क्वेश्चन पेपर को देख के, तो 5 मिनट में इसको कंक्लूड करते हैं। पहला लग रहा है कि प्रश्नों का प्रकार बदल गया है सर, है ना। हमने आज 16 प्रश्नों के ऊपर डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 16 क्वेश्चंस, और ये 16 क्वेश्चंस को करने का इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आपको खाली बोल बचन करूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्नों को अब ट्रेंड देखिए सर, है ना, कैसे बदल गए हैं सर, है ना, किस तरह से बदलाव आया है सर, है ना। सुपरफिशियल रीडिंग आपको हेल्प नहीं करेगा सर, है ना। अब आपको इन डिटेल्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी सर, है ना। एलिमिनेशन टेक्निक नहीं काम कर पाएगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप डिटेल में तैयारी करें। इट इज़ द ऑप्शंस दैट मेक द क्वेश्चन टफर। आप देखिए कि ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, ओनली 3 इज़ करेक्ट, है ना। 3 पेयर्स आर करेक्ट, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ऐसा नहीं है 1 2 1 2 3, है ना, वो ख़त्म हो गया है सर, है ना। डिटेल में ज़रूरत है और करंट बेस हिस्टोरिकल लिंकेज। आप देखिए कि रामानुजाचार्य के ऊपर प्रश्न आया है, सोमनाथ मंदिर के ऊपर क्वेश्चन आया, वो सब करंट बेसिस के ऊपर से ही था। और नोट्स बनाइए, कीवर्ड्स की नोट्स बनाइए, क्लासेस अटेंड करिए, और हो सके उतनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करिए सर, है ना। तो मैं आपसे आज विदाई लेता हूँ। मेरा इंटेंशन आपसे यही है कि आप हमारे साथ जुड़िए, इनफैक्ट इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां आपको गाइडेंस मिलेगी। मेरे नए कोर्सेस बहुत जल्दी आ रहे हैं। आई एम लॉन्चिंग माई न्यू कोर्सेज ऑन हिस्ट्री। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल मैं लॉन्च कर रहा हूँ, और इसी प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दूंगा। मैं आपको फिर से वेलकम करूँगा कि आप जुड़ सकते हो ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन रिवॉल्यूशन इन दिस कंट्री। 16 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चन मैंने कराए, 75% का स्ट्राइक रेट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, ज़रूर से पढ़िएगा।
प्लस स्टूडेंट हो तो लिंक्स के ऊपर क्लिक करिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर से मिल जाएगा सर, है ना। तो ये इस श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% कवरेज देता हूँ, कोई नहीं दे पाएगा, पर ऐसे पेपर में भी अगर आप 75% का कवरेज दे रहे हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे हिसाब से सर, है ना। उपिंदर सिंह मैम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मैं आपको मिलूँगा अगले क्लास के अंदर। आप ज़रूर से जुड़िए हमारे साथ और आपके सिविल सर्विसेज का सपना ज़रूर से साकार करिएगा। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, and let's crack it.